मुझे बताओ कि सिन आज स्कूल क्यों नहीं आए। हान त्यानजिन का ब्रदर जवाब देता है कि मू यूक्सिन कैलीग्राफी और पेंटिंग प्रदर्शनी में गया है। मेरी फैमिली के बच्चे इवेंट में जाना पसंद करते हैं। फिर मूलन कहते हैं कि तो फिर मैं उसके साथ कैसे मिल सकता हूँ। तो उसके बाद मिस्टर हन कहता है कि मेरे पास पेंटिंग कैलीग्राफी इवेंट का एक टिकट है, आप चाहे तो इसे ले सकते हो और आप जाके वहाँ पर उसके साथ मिल सकते हैं। मिस्टर हन कहता है कि मैंने आपका वादा पूरा किया, प्लीज क्या हमें वो दवाई मिल सकता है। डॉक्टर मूनन पर मूनन वो पिल उन लोगों को दे देता है। वहाँ से जाते जाते कहता है कि देखो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया, अगर आप लोग वैसे करते हैं तो वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो उसके बाद मिस्टर हन कहता है कि फैमिली तुम्हारा एहसान कभी भी नहीं भूलेगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मूनन। पर मूनन कहता है कि अगर मैं उस इवेंट में पैदल जाऊँ तो बहुत देर हो जाएगा, क्या कुछ सवारी मिल सकता है? आपका कार का चाबी मुझे दीजिए। तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और मूनन उस इवेंट पर चले आता है। आकर सोचने लगता है कि ओ तो यहाँ पर ही है, ओ तो ये स्पेशली स्पॉन्सर्ड किया है काओ ग्रुप। मैंने जितना सोचा था उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल है काओ फैमिली। तो बहुत सारे लोग होता है, तो उनमें से एक बंदा कहता है कि क्या ये चेन लाओ का पेंटिंग है जो आज का कंपटीशन जीता? तो उसके बाद और एक बंदा कहता है कि हाँ, पिछली बार से इस बार का कंपटीशन बहुत ही हाई था। मूनन एक पेंटिंग के पास से गुजर रहा था, तो वहीं पर खड़ा हुआ एक आदमी कहता है कि ये स्प्लैशिंग पेंटिंग बहुत ही अमेजिंग है। मूनन का नजर और एक पेंटिंग के ऊपर जाता है। पेंटिंग को देखकर मूनन कहते हैं कि ये पेंटिंग तो एक मैप है, ये पेंटिंग तो प्राचीन काल की होनी चाहिए। साल होने के बाद भी ये पेंटिंग अभी भी स्पिरिचुअल एनर्जी को दे रहे हैं। मूनन को पीछे से एक ओल्ड आदमी कहता है कि हे यंग मैन, क्या तुम्हें ये 13 ब्रो कोड पेंटिंग पसंद है? तो फिर मूनन कहते हैं कि ओ अच्छा, तो इस पेंटिंग का नाम 13 ब्रो कोड है। वहाँ पर दो स्टूडेंट आता है, आकर कहता है कि नमस्ते टीचर टैंग। के बाद मास्टर टैंग कहता है कि ये प्रदर्शनी बहुत दिनों से चल रहा है, बहुत दिनों के बाद आज एक स्टूडेंट इस 13 ब्रो कोड पेंटिंग पर अपना इंटरेस्ट दिखाया है। फैक्ट ये एक बहुत ही फेमस पेंटिंग है। अकॉर्डिंग टू लेजेंड यहाँ पर 13 कोई फिश पेंटिंग है। तो यहाँ पर कितना दिख रहा है? तो उसके बाद वो लड़का कहता है कि मैं इस पूरी पेंटिंग पर सिर्फ 7 कोई फिश देख पा रहा हूँ। तो वो लड़की भी कहती है कि मैं भी यहाँ पर 7 ही देख पा रही हूँ। टंग क्या यहाँ पर सच में 13 कोई फिश है? फिर मास्टर कहता है कि हाँ, ये पर 13 कोई फिश ही है, लेकिन कोई इसे देख नहीं पाता है। मैं भी सिर्फ 11 कोई फिश ही देख पाता हूँ। पेंटिंग पर सभी कोई फिश पेंटिंग को देखने के लिए एक तरीका है। अगर आप सब कोई फिशेस को देखना चाहते हैं तो आपको 1000 स्टाइल्स ऑफ कोई फिश बनाना होगा। मैं खुद 7 सालों से बहुत सारा कोई फिश की स्टाइल बना रहा हूँ। पर मूनन कहते हैं कि मिस्टर टांग, मैं इस पेंटिंग को खरीदना चाहता हूँ, मैं इसे किससे खरीद सकता हूँ? तो उसके बाद मिस्टर टांग कहते हैं कि देखिए, हम लोग पेंटिंग सिर्फ बेचते हैं और खरीदते हैं प्रोडक्ट डोनेशन के लिए, लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी पेंटिंग नहीं है, इतिहास की बहुत ही फेमस पेंटिंग है, तो इसे बेचना इतना आसान नहीं है और खरीदना भी। यंग मैन, तुम इसे खरीदना क्यों चाहते हो? वो लड़का मूनन से कहता है कि आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जितना सारा कैलीग्राफी और पेंटिंग है आप अपने पैसों से खरीद सकते हैं? और वो लड़की मूनन से कहती है कि आप यहाँ पर कितने सारे कोई फिश देख पाए हैं, बड़े बात फेंकने से कुछ नहीं होता। टीचर टैंग ने कहा है कि बड़े बड़े लोग इस मास्टरपीस को खरीदना चाहता है, बहुत कोशिश भी किया है लेकिन कोई इसे खरीद नहीं पाया, तो तुम इसे कैसे खरीदोगे? उसके बाद मूनन कहते हैं कि मैं इस पेंटिंग पर 13 कोई फिश को पॉइंट आउट कर दूं, फिर क्या तुम मुझे बताओगे कि मैं इसको किसके पास से ले सकता हूँ? पर मास्टर टंग हंसकर मूनन को कहता है कि तुम्हारी एज में तुम सिर्फ 9 को पॉइंट आउट करके दिखाते हो, तो मैं सिर्फ तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि ये तुम कहाँ से खरीद सकते हो, बल्कि मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा पेंटिंग का उत्पत्ति। मूनन कहते हैं कि ओके डील डन। बाद मूनन उस पेंटिंग के पास जाकर कहता है कि तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इस सरफेस पर 7 लाइंस है जो रिप्रेजेंट करता है 7 कोई फिशेस को, और जो लाइन इसे डिवाइड किया है वो भी एक कोई फिश है, और लाइट और डार्क कलर के बीच जो बॉर्डर है उसके लेफ्ट साइड में भी 3 कोई फिशेस को रिप्रेजेंट करता है, और पेंटिंग के बॉटम राइट पर एक है और द लास्ट वन पेंटिंग के बीच में है, और नंबर 8 यहाँ पर है, और मूनन उस पेंटिंग पर दिखा देता है। वो लड़का गौर से देखकर कहते हैं कि हाँ, मैं देख सकता हूँ वहाँ पर नंबर 8 कोई फिश है। उसके बाद मास्टर टैंग कहता है कि वेल डन, बहुत खूब यंग मैन, मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारे पास बहुत ही डिसेंट स्किल है। उसके बाद मूनन कहते हैं कि यहाँ पर है 9th वन और बॉटम लेफ्ट पे है 10th वन, और ये है 11th नंबर कोई फिश। ये देखकर मास्टर टैंग बहुत ज्यादा शौक होकर कहता है कि अमेजिंग। तो तभी मास्टर टैंग मूनन से पूछता है कि हे यंग मैन, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन सी कॉलेज से हो? मेरा नाम है मूनन। देखिए, मैं अभी 11 कोई फिश को पॉइंट आउट कर दिया है, प्लीज इसे मुझे खरीदने में मदद कीजिए। इसके बाद मास्टर टैंग कहते हैं कि ऑफ कोर्स, ये पेंटिंग हमारे टैंग फैमिली से बिलोंग करता है। 3 दिनों के बाद इसका नीलामी होगा, मैं किसी को कहूंगा तुम्हारे लिए एक VIP कार्ड तैयार करने के लिए। तो उसके बाद मूनन कहते हैं कि थैंक्स अ लॉट सर। टीचर टैन की बात सुन के वो तीनों स्टूडेंट सोचने लगता है कि एक VIP कार्ड, क्या टीचर टैन मूनन को उसका डायरेक्ट डिस्प्ले बनाने की कोशिश करे कि और कुछ? और एक स्टूडेंट कहता है कि इतना कम उम्र में टीचर टैंग की रिकॉग्नाइजेशन मिल गया है, और एक स्टूडेंट कहती है कि टीचर टैंग बहुत समय से फेमस है और उसे ये इयानजिंग में बहुत सारे लोग जानते हैं, कुछ ही लोगों ने सिर्फ उसे शिकार किया। टीचर टैंग कहता है कि आज के एग्जीबिशन यहीं पर खत्म होता है, सब लोग चलो अभी। और मूनन को कहता है कि यंग मैन, तुम बहुत ही टैलेंटेड हो, मैं तुम्हारी स्किल का तारीफ करता हूँ। इधर मूनन उस पेंटिंग को देखकर सोचने लगता है कि तुम जल्दी मेरे होने वाले हो। पर एक दिन बीत जाता है और मूनन को हॉस्टल रूम पर मेडिटेशन करते हुए दिखाया जाता है। मूनन सोचने लगता है कि कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक दिन मुझे इस फैंटम डाउ स्पीड को रिफाइन करना पड़ेगा। मेरी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने के बजाय इसमें बाधा डाल रहा है,
लेकिन आज मैं जुआनिन से मिलने वाला हूँ बहुत समय के बाद। और खुद को शीशे में देख कर कहने लगता है कि जुआनिन तुम्हारा मूनन यहाँ पर है। सीन शिफ्ट होता है और मूनन उस इवेंट पर फिर से जाता है और वहाँ पर जाकर मूनन देखता है कि बहुत सारा लोग। इन लोगों को देखकर मूनन कहते हैं कि यहाँ पर इतना सारा लोग क्यों है। सारा लोगों में से इनको ढूंढना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। बहुत ढूंढता है, ढूंढने के बाद कहते हैं कि स्ट्रेंज नीचिंग ने मुझे क्लियरली कहा था कि वो मुझे यहाँ पर ही मिल जाएगी। फिर मूनन के साथ एक बंदे का टक्कर लग जाता है। तो तभी वो लड़का कहती है कि सॉरी डूड, ये मेरी फॉल्ट था, मैं दिन में सपना देख रहा था। कहकर वो बंदा वहां से चले जाता है। तो तभी मूनन अपनी जेब चेक कर देखता है कि कार की चाबी मिसिंग है। वो लड़का भागते भागते क्लिनिक के अंदर चले जाता है। तो इस बंदे का नाम है जियान सांगटोंग। तो जियान सांगटोंग सोचने लगता है कि मेरा लक बहुत ही अच्छा है, इस यंजिंग में बहुत सारा पैसा मैं कमा सकता हूँ। फिर वहाँ पर उसके पीछे पीछे मूनन भी चला जाता है और मूनन आकर कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम आज बहुत सारा पैसा कमाए हो। जियान सांगटोंग हंसकर कहता है कि हाँ थोड़ा थोड़ा। उसके बाद जियान सांगटोंग मूनन को मारने जाता है और कहते हैं कि पहाड़ में जाओ तुम। मूनन को मुक्का मारने जाता है लेकिन मूनन उसे आसानी से डॉज कर लेता है और मूनन उसके हाथ पकड़ कहता है कि तुम्हारे पास बहुत ही प्रीटी स्किल है बॉय, तुम पहला आदमी हो उसने मेरे पास से कुछ छीना है। जियान सांगटोंग कहता है कि पहला आदमी हो जो मुझे पकड़ पाए। मूनन उसके हाथ को मोड़ने लगता है तो चोर कहता है कि प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, ये रहा तुम्हारा कार का चाबी, मेरा हाथ छोड़ दो नहीं तो ये टूट जाएगा। मूनन उसके हाथ से चाबी लेकर उसे दूर फेंक देता है। वो बहुत दूर जाके गिरता है और गिरने के साथ साथ उसके पॉकेट से एक पार्स निकलता है। वो चोर उठकर कहता है कि मैंने तुम्हारा चाबी ऑलरेडी तुम्हें दे दिया लेकिन फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया। मूनन भी जवाब देता है कि तुम बहुत ही लकी हो, साथ मिसबिहेव करने के बाद भी तुम सर्वाइव कर पा रहे हो। तभी अचानक मूनन के नजर उस पार्स के ऊपर जाता है और मूनन उस पार्स को हाथ पे लेकर कहता है कि फाइनली मैं तुम्हें ढूंढ ही लिया। इससे मूनन उस चोर को दबोच लेता है और कहता है कि तुमने इस पार्स को कहां से लिया। वो चोर चिल्लाकर कहने लगे डूड प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे पता था कि ये तुम्हारे दोस्त का है, देखो इस पार्ट्स में एक भी पैसा नहीं था, मैं कुछ भी नहीं लिया। मूनन उसके कॉलर पकड़कर कहता है कि वो कहाँ है। वो चोर कहता है कि वो थर्ड फ्लोर में है। इसके बाद सीन चेंज होता है और कुछ स्टूडेंट को पेंटिंग करते हुए दिखाया जाता है। एक आदमी एल्डर टांग को कहता है कि एल्डर टांग मुझे इन 2 दिनों में अच्छी क्वालिटी के शेडिंग मिला है। तो एल्डर टांग भी कहता है कि मुझे कल एक बहुत ही यंग टैलेंटेड लड़का मिला जो उस 13 ब्रोकर्स में 11 कोई को देख सकता है। इससे एल्डर टांग कहता है कि कल बहुत ऐसे कम स्टूडेंट मिलता है जो लोग कैलीग्राफी और पेंटिंग पसंद करता है। आई कैचिंग डिस्प्ले भी ढूंढना बहुत ही मुश्किल है और सारे बच्चे पेंटिंग कर रहा होता है। तो एक आदमी उन लोगों को देखकर कहता है कि हट्टी अभी बुरा हो गया है, मेरा ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं इन बच्चों में से सिर्फ दोनों को चूज करूंगा अपने डिसेबल्स के लिए। और एल्डर टंग कहता है कि वो जुआनी लास्ट में खड़ी है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। लिखने में और पेंटिंग करने में बहुत ही अच्छे हैं, इन लोगों में से उसका स्किल टॉप 3 में है, बहुत ही फेमस फैमिली से बिलोंग करती है लेकिन उसका पर्सनालिटी बहुत ही कूल है। तो सीन शिफ्ट होता है, मूनन इधर 3rd फ्लोर पर चले आता है। 3rd फ्लोर के गेट पर 2 बॉडीगार्ड और एक आदमी होता है। तो वो आदमी कहता है कि ए बच्चे तुम अंदर नहीं जा सकते हो, अंदर एग्जाम चल रहे हैं। तो उसके बाद मूनन कहते हैं कि मैं यहाँ पर किसी से मिलने आया हूँ, क्या तुम जानते हो कि वो लोग कब बाहर आएगा। तो फिर वो आदमी अपना घड़ी देखकर कहता है कि तुम बहुत जल्दी आ गए हो, वो लोगों का एग्जाम 7 o'clock खत्म होगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और इधर एल्डर टांग को दिखाया जाता है जहाँ पर एल्डर टांग कहता है कि एग्जाम खत्म हुआ बच्चों, ये एक बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटी है, इन लोगों ने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, वो लोग अपनी क्लासमेट के वर्क जाके देख सकते हैं। तभी वहाँ पर 2 लड़के आपस में बात करता है कि चाओ गुआंग तुम्हारा हैंड राइटिंग बहता हुआ पानी के जैसा ब्यूटीफुल है। चाओ गुआंग भी उस लड़के का तारीफ करता कहता है कि सर हमेशा इस तरह तुम्हारे काम की तारीफ करता है जैसे कि कोई खिलता हुआ फूल हो। इधर सभी लड़की लोग लियंटन की तारीफ करने लगता है। फिर लड़की उसके ऊपर मरती है कि वो काउ फैमिली से बिलोंग करता है और काउ फैमिली यूएनजिन में बहुत ही फेमस और पावरफुल है। लड़की तो ये भी कहती है कि आओ एक आदमी इतना टैलेंटेड कैसे हो सकता है, आज मैं उससे शादी कर पाती। और सारी की सारी लड़की जुआनिन की तरफ देखकर कहने लगती है कि ये देखो ब्रदर लिंगटन की फियांसी यहाँ पर है। फिर जुआनिन उदास होकर खड़ी रहती है। जुआनिन को देखकर एक लड़की बहुत चलने लगती है और कहती है कि वो लड़की हमेशा अपना चेहरा उतार कर रखती है, ना जाने हर दिन क्या सोचती रहती है। फिर वो लड़की जुआनिन के पास आकर कहती है कि ए तुमने क्या ड्रॉ किया। तो मुंह जुआनिन कुछ भी जवाब नहीं देती है। होकर मुंह यन कहती है कि द हेल क्या तुम गुस्सा हो, ने तुमसे कुछ पूछी। फिर वहाँ पर काउ लिंगटियाना का कहता है कि कम ऑन यन, फिर तुम उसकी बहन ही हो, उसके साथ ऐसे भी मत करो। तो तभी मुंह यन कहती है मुझे उसकी बहन मत बोलो। तो यह सुनकर काउ कहता है कि यन उसके साथ ऐसे भी पब्लिक के सामने नहीं कर सकते हो, वो मेरी सिस्टर इन लॉ है। और फिर यन कहती है कि उसकी माँ के जैसा वो भी एक कचरा है, उसने हमारे मुंह फैमिली को बदनाम किया है, ब्रदर लिंगटियन ऐसे कचरे को क्यों शादी करना चाहेगी। जुआनिन अपने ड्राइंग को कंटिन्यू करती रहती है। यन की बात सुनते ही कहती है कि आपको मेरी माँ के बारे में कुछ भी कहने की कोई अधिकार नहीं है। फिर से यन कहती है कि क्या ने कुछ गलत कहा गया, क्या तुम्हारी माँ को मारना काफी नहीं है, क्या अभी ब्रदर लिंग की भी जान लेना चाहते हो। तभी काओ कहता है कि इसको चांस ही नहीं मिलेगा क्योंकि मेरे भाई लिंगटियन के पास लड़की की कभी कमी नहीं है, और इसके अलावा मी सांग और लियांग के बीच अभी रिलेशन बहुत अच्छा हो रहा है, अभी भी ये श्योर नहीं कि उसके साथ किसका शादी होगा। तो 3 लड़की आपस में बात करती है कि काओ लिंगटियन हर वक्त एक लड़की के साथ सिर्फ एक रात ही सोता है, इसे दोबारा कभी भी छूकर भी नहीं देखता है। तो फिर और एक लड़की कहती है कि वो फैमिली ने मू जुआनिन के साथ ब्रदर लिंग के शादी करवाने का इसलिए सोचा कि ताकि उसका बिजनेस और भी आगे जाए,
नहीं तो ब्रदर उसके नाम भी याद नहीं रखता। अभी काओ कहता है कि लो अभी 7 बज गया है, प्रॉब्लम मत क्रिएट करो, काम पर हाथ पटाओ और मैं शाम को एक मील को अरेंज किया है, सब लोग वहाँ पर आना। तभी यन जानबूझकर जुआनिन की पेंटिंग पर रंग गिरा दे दिया है। ये देखती मु जुआनिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुई। यन ऐसा दिखा दिया है कि उसने कुछ भी नहीं किया और कहती है कि मुझ पर क्यों चिल्ला रही हो, तुम खुद से ये गिराया है, दोस्त देना बंद करो। ये सब देखकर मास्टर गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो। यान टीचर टैंग को सफाई देती हुई कहती है कि देखिए टीचर टैंग, जुआनिन ने खुद अपनी इंक को अपने पेंटिंग के ऊपर गिरा दिया है, उसकी पेंटिंग पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। तो तभी ये सुनकर मु जुआनिन कहती है कि झूठ बोलना बंद करो, तुम हो जिसने जानबूझकर मेरी पेंटिंग को खराब कर दी है। तो तभी टीचर यन से पूछता है कि यन मु जुआनिन जो कह रहा है क्या वो सही है। तभी यन कहती है कि ग्रैंडफा सैन, मु जुआनिन गलत है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है सभी लोगों से पूछ सकती है। तो सभी लोग मु यन के पक्ष लेती है और कहती है कि सर मैं गवाही दे सकता हूँ, मु यन ने सच में कुछ नहीं किया है। और सभी लोग कहने लगते हैं कि हाँ टीचर, हम सभी लोगों ने देखा कि मु यन ने कुछ भी नहीं किया है, ये सारी फॉल्ट मु जुआनिन के है। तो उसके बाद ग्रैंडफा सैन जुआनिन को कहता है कि जुआनिन तुम मुझे और कितना टाइम डिसअपॉइंट करोगे, बचपन से लेकर आज तक ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिसको मानने लायक हो, अभी रहने दो, पेंटिंग पूरी तरह से खराब हो चुका है। तो ये सब सुनकर मु जुआनिन रोने लगती है और कहती है कि लेकिन ये सब कुछ मु यन ने किया है, लोग मेरी विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो। तो उधर मु जुआनिन जब अकेले रोने लगती है तो तभी मास्टर टैंग कहता है कि मु जुआनिन तुम्हें जाकर पहले खाना चाहिए, खाना खत्म होने के बाद अभी भी तुम्हारे पास बहुत समय बची होगी, तब तुम तुम्हारी पेंटिंग को रिपेंट कर सकते हो, मैं वहाँ पर खुद देखने आऊंगा। तो उसके बाद जुआनिन कहती है कि ये टीचर टैंग। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और मु जुआनिन को टेरिस पर अकेले दिखाई जाती है। वहाँ से एक लड़की और एक लड़का गुजर रहा था। तो वहाँ पर वो लड़का कहता है कि ये वहाँ पर देखो, जब फेमस मू फैमिली से जियांग है। तो फिर वो लड़की कहती है कि तुमने नहीं सुना, उसने अपनी माँ को भी मार डाली है। मू फैमिली का बिजनेस बहुत सालों से गिरा हुआ है, चलो जल्दी करो, हम लोग यहाँ से चलते हैं, नहीं तो उसका बैड लक भी हमारे साथ छूट जाएगा। ये सुनकर जुआनिन मन ही मन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। जुआनिन अपनी माँ को याद करने लगती है और सोचने लगती है कि आपने कहा था कि एक दिन आपके जैसा कोई मेरी लाइफ में आएगी। ये लगती है और कहती है कि कहाँ है वो आदमी। जुआनिन को पीछे से कोई पुकार दिया है। जुआनिन पीछे घूमकर देखता है, एक लड़का मुनन को नहीं पहचान पा रही है। मुनन कहता है कि तुम्हें बहुत समय से नहीं देखा। मुनन जुआनिन के करीब जाकर कहता है कि जुआनिन फाइनली तुमसे मुलाकात हो ही गई, अच्छा तुमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं आ गया हूँ, मैं तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। मुनन की हरकत देखकर जुआनिन थोड़ा डर जाती है और कहती है कि तुम कौन हो, तुम मेरी नाम कैसे जानते हो। मुनन अपनी होश खो बैठता है और जुआनिन को किस करने के लिए जाता है। देखकर जुआनिन उसे गलत समझ रही थी और उसे थप्पड़ मारने के लिए जाती है। और मुनन काफी ज्यादा तेज होता है तो उसके हाथ को रोक लेता है और कहता है कि आई एम सो सॉरी जुआनिन, मैं भावना पर बहुत ही बह गया था। और फिर भी कहता है कि आई एम सो सॉरी यार। पीछे से कोई कहता है कि कौन चिल्ला रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है। तो तभी वहाँ पर मास्टर टैंग को 2 बॉडीगार्ड के साथ दिखाया जाता है। तभी ग्रैंडफा सैन कहता है कि तुमने जुआनिन के साथ क्या किया, सिक्योरिटी इसे पकड़ लो। तभी सिक्योरिटी कहता है कि हे डोंट मूव, नहीं तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। तभी मास्टर टैंग कहता है कि हे रुक जाओ। तभी मास्टर टैंग मुनन को पहचान जाता है और कहता है कि मुनन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये सुनकर ग्रैंडफा सैन टीचर टैंग को कहता है कि टीचर टैंग क्या आप इसे जानते हैं। फिर मास्टर टैंग कहता है कि तुम्हें जिस टैलेंटेड किड के बारे में बता रहा था ये वही है, ये 13 बारकोड पेंटिंग पर 11 कोई फिश को ढूंढ सकता है। तो उसके बाद मुनन टीचर टैंग को वो करता हुआ कहता है कि पता है कि टीचर टैंग ने एक एग्जाम शुरू किया है, मैं भी वहाँ पर कुछ लिखना चाहता हूँ, लेकिन बाहर का गार्ड मुझे अंदर नहीं जाने दिया, इसलिए मैं बालकनी में आया और इसकी वजह से वो डर गए। तो तभी मास्टर टैंग मु जुआनिन से पूछता है कि मु जुआनिन क्या ये सही है। और इधर मुनन कहने लगते हैं कि जुआनिन प्लीज मुझे एक्सपोज मत करना, नहीं तो तुम्हारे साथ मुलाकात करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा इन फ्यूचर। तो इधर जुआनिन सोचने लगते है कि मैं अगर उसको एक्सपोज करती हूँ ना सिर्फ गॉसिप भी होगी, की वो मर भी सकता है, लेकिन वो रो क्यों रही है। जुआनिन सोच समझ कर कहती है कि हाँ वो सही है। तभी मास्टर टैंग कहता है कि हाँ ये सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो देखो मुनन तुम्हारा अप्रोच गलत था, लेकिन तुम्हारा इंटेंशन इनोसेंट था, इसीलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। ये सुनकर मुनन कहता है कि बहुत ही बढ़िया। मास्टर टैंग मुनन को कहता है कि तुम मु जुआनिन की कैलीग्राफी डिस्क को यूज कर सकता हूँ, मुझे तुम्हारा स्किल देखना है। इधर मुनन मु जुआनिन को देखकर सोचने लगता है कि यार मेरा कोई ऐसा बैड इंटेंशन नहीं था। तो तभी मुनन जुआनिन का पेंटिंग देखकर कहता है कि क्या ये जुआनिन का पेंटिंग है, ये कैसा धुंधला धुंधला सा हो गया। तभी मास्टर टैंग कहते हैं कि मुनन अभी तुम शुरू कर सकते हो। मुनन हाथ पे पेन ले लेता है और ये देखकर एक लड़का और लड़की कहने लगती है कि पहले लड़की कहती है कि चलो देखते हैं वो क्या करता है। तो फिर वो लड़का कहता है कि क्या तुम इस लड़के से कुछ उम्मीद रखते हो, मुझे तो लगता है कि ये मु जुआनिन के एक बिग फैन है, मुझे तो ये भी डाउट हो रहा है कि इसे पता नहीं कि ये पेन को कैसे पकड़ता है। और तभी मुनन अपनी पेन से इतना तेजी से लिखने लगता है कि वो देखकर वो लोग शॉक हो जाता है, कहते हैं कि वाओ गाइस देखो एक बार से। ये देखकर ग्रैंडफा सैन बहुत ही शॉक हो जाता है और मास्टर टैंग कहता है कि ये बहुत ही आश्चर्यजनक है, तो काबिलियत इन लोगों से बहुत ही अलग है। तो और एक मास्टर कहता है कि उसका स्किल बहुत ही दमदार है, वो हमारा मेंटोर भी हो सकता है, यानी कि मास्टर। तो ग्रैंडफा सैन कहता है कि मैंने कभी भी ऐसा वंडरफुल हैंड नहीं देखा, उसका बहुत ही
अच्छे माइंडसेट है इतनी कम उम्र में। तो तभी मू जुआनिन के पास मूनन आता है। मूनन आकर कहता है कि पहले तुम्हारे साथ खराब व्यवहार करने के लिए आई एम सो सॉरी, और मेरी अपोलॉजिस के दौर में ये टोकन मैं तुम्हें देता हूँ। ये सुनते ही मू जुआनिन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि तुम मुझे दे रही हो। फिर मूनन वो करके कहता है कि हम दोबारा मिलेंगे। कहकर वो उस खिड़की से वो कूद जाता है। उसे कूदता हुआ देखती मू जुआनिन बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है कि मूनन। और मास्टर टैंक भी कहते कि ओ नो, उसने जाम कर दिया। सिक्योरिटी गार्ड को कहते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड जल्दी करो और नीचे जाओ। ये देखकर मू जुआनिन सोचने लगती है कि आई होप कि वो ठीक है। लड़का खिड़की से जब देखता है तो कहता है कि अरे बाप रे, वो कहाँ गया। तभी ग्रैंडफा सैन कहता है कि उसे नीचे देखने की कोई जरूरत नहीं है, कि वो कूदने की हिम्मत रखता है तो वो निश्चित रूप से खुद को चोट नहीं पहुंचाएगा। उसके बाद मास्टर टैंक कहता है कि जाम करने से पहले वो यहाँ से जाने से पहले मूनन ने कहा था कि इस मास्टरपीस को ओ मू जुआनिन को देना चाहता है, राइट। और फिर लिटिल जुआनिन को उसके पास बुलाते हैं और वहाँ पर आके जुआनिन ये देखते ही बहुत ज्यादा घबराई जाती है। उस पेंटिंग पर लिखा है कि मैं हैप्पीनेस को ढूंढ रहा हूँ, नो पीस ब्लॉसम और क्वीन। मू जुआनिन अपने जीवन की पुरानी बातें याद करने लगती है। सोचने लगती है कि हालांकि मेरे पास पूरी दुनिया थी लेकिन सिर्फ एक पर्सन की कमी थी, पर्सन के अलावा वो दुनिया बेकार है। फिर जुआनिन कहती है कि इतना गहरा श्लोक उसने मुझे क्यों दिया। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। मूनन को एक आदमी का पीछा करता हुआ दिखाया जाता है। वो ओल्ड मैन रुक कर कहता है कि छोटे बच्चे, तुम इतने टाइम से इस ओल्ड मैन के पीछा क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हारा मरने का ख्वाहिश है। तभी मूनन कहते हैं कि तुम कौन हो, तुम मू जुआनिन को फॉलो क्यों कर रही हो। वो ओल्ड मैन कहता है कि तुम काओ फैमिली की बिजनेस पर इंटरफेयर क्यों कर रहे हो, पूरे आदमी के सामने इतना घिनौना व्यवहार दिखाना यानी कि अपनी मौत को दावत देना। ये सुनते ही मूनन कहता है कि ओ अच्छा, तो तुम काओ फैमिली के मेंबर हो, तुमको मू जुआनिन का पीछा करने के लिए भेजा गया था। तभी वो ओल्ड मैन कहता है कि अपनी जबान को संभालो, मुझे उसके चाहने वालों से प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा गया था। सुनते ही मूनन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि ओ तो ये सब कुछ तुम्हारे वजह से है, तो वो इसीलिए इतनी सालों से कोई भी दोस्त नहीं बना पाई, उसको इतनी सालों से फोर्स किया गया था अकेले जाने के लिए। तो फिर वो ओल्ड मैन कहता है कि तुम्हें हिम्मत नहीं है तो हीरो बनने की कोशिश मत करो, भाड़ में जाओ तुम। मूनन को मारने के लिए जाता है। मूनन उसकी फास्ट अटैक को डॉज कर लेता है। फिर मूनन भी उसे मारने के लिए जाता है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, लेकिन इस बार मूनन की पावर से उस बूढ़े आदमी का पावर थोड़ा ज्यादा निकला। मूनन घिसता हुआ पीछे की तरफ निकल जाता है। इस ओल्ड आदमी का पावर देखकर मूनन सोचने लगता है कि जियांगन प्रोविंस में जितने सारे लोगों से मिला, उन लोगों से कई गुना स्ट्रॉन्गर है ये आदमी। इधर वो ओल्ड मैन सोचने लगता है कि धत तरीके इस छोटे से ब्रेड को कम समझ रहा था। मूनन से कहता है कि देखो तुम्हारे पास कुछ न कुछ तो है, इसलिए तुम इतना स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन तुम्हारा आज बैड लक है क्योंकि तुम आज मुझसे मिले हो। और फिर वो ओल्ड मैन अपने स्वालो पावर को इस्तेमाल करके मूनन की तरफ एक तलवार को फेंक देता है। मूनन एकदम आराम से आसानी से उस तलवार को अपने हाथ से दूर भगा देता है। तो ये देखकर वो ओल्ड मैन कहता है कि गुड, वेरी गुड, तुम इसे डिफेक्ट करने के लिए काबिल हो। फिर वो ओल्ड मैन अपने और एक एनर्जी को इस्तेमाल करता है और इस ओल्ड मैन का पावर देखकर मूनन शॉक हो जाता है और कहता है कि ये तो सच्चा QI है। वो ओल्ड मैन मूनन को बुलेट की स्पीड में मुक्का मारने लगता है। मूनन भी उसे डॉज करता है। ओल्ड मैन कहता है कि तुम सरप्राइजली बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो। और इधर मूनन कहते हैं कि तुम किस तरह के मार्शल आर्ट को सीखे हो। वो ओल्ड मैन भी कहता है कि मैं इसे तरह तुम्हें मार डालूंगा। सुनते मूनन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि बहुत हो चुका है, तुम इनफ क्वालिफाइड नहीं हो। आंख के पावर से उसे मारता है। वो आदमी दूर जाके गिर जाता है और फिर मूनन अपनी एसेंट पावर को इस्तेमाल करता है और उस पावर की वजह से बहुत तेजी से हवा बहने लगता है। और वो ओल्ड आदमी कहता है कि मैं ग्रेट काउ फैमिली से हूँ, क्या तुम मुझको मार के काउ फैमिली के साथ दुश्मनी करना चाहते हो। और फिर वो ओल्ड मैन घुटने के बल बैठ जाता है। तो मूनन उसके सामने आकर कहता है कि मैं तुमसे सिर्फ और एक बार पूछूंगा और एक बार लास्ट टाइम, तुम कहाँ से ये कल्टीवेशन सीखा है। फिर वो ओल्ड आदमी फिर से उसका चाल चलता और कहते हैं कि इतना भी जल्दी क्या, हाथ में एक छोटा सा गोली होता है तो वो मूनन की तरफ फेंक कर मारता है। कहता है कि अभी यमराज के पास जाओ। तो ये देखते मूनन कहते हैं कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ऐसी एविल ट्रिक चलने की। और मूनन उस एविल पील को अपनी ड्रैगन की पावर से खत्म कर देता है। देखते वो ओल्ड मैन कहता है कि ये कैसे हो सकता है, मैं इतने प्रैक्टिस के बाद भी कैसे हार सकता हूँ, वो भी एक छोटे से बच्चे पर। तुम कहाँ से आए हो, तुम हो कौन। अपने सिर से उसे जोर से धक्का मारता है। वो ओल्ड आदमी कहते हैं कि ये तुम एक दानव हो, रुक जाओ, तुम मेरे मेरिडियन को खत्म कर रहे हो। मूनन उस ओल्ड मैन की मेरिडियन को तोड़ देता है और फिर से मूनन उस आदमी के पास आता है। फिर उस ओल्ड आदमी को एक जोर से लात मारकर कहता है कि वापस जाओ और काओ लियांग को इसके बारे में बता दो, मेरे रास्ते पर आने के लिए मत कहना, नहीं तो मैं उसे काट डालूंगा। और फिर वो ओल्ड मैन ये कहते हुए उसे जाता है कि तुम अभी भी बहुत छोटे हो, इसलिए तुम इतना अहंकारी हो। सिटी में काओ फैमिली का पावर इतना है तुम कल्पना भी नहीं कर पाओगे, उसे मारना तो भूल जाओ, तुम उसके बाल भी बाका नहीं कर पाओगे और इसके लिए तुम्हें बहुत जल्दी पछतावा होगा, जस्ट वेट एंड सी। फिर उस ओल्ड मैन ने जो मोती का इस्तेमाल किया, मूनन उसकी तरफ देखकर सोचने लगता है कि बूढ़े ने जो मोती को इस्तेमाल किया ये कोई मैजिकल वेपन से कम नहीं है। फिर जुआनिन का बात सोचने लगता है और कहता है कि जुआनिन, मुझे इन सांपों को एक एक करके मारने दो जो तुम्हें इतने दिलों से परेशान किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी मैं हाजिर हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और मास्टर टैंक को दिखाया जाता है। जब और मास्टर टैंक कहता है कि तो अभी सभी लोगों को घर वापस जाना चाहिए, यहाँ पर करने के लिए और कुछ भी नहीं है। फिर उस कैलीग्राफी को मू जुआनिन को देती है और कहता है कि मूनन ने इस मास्टरपीस कैलीग्राफी को तुम्हें दिया है, तुम इसके अच्छे से ध्यान रखना। तो
मुजुआनिन भी कहती है कि यस टीचर। तभी उसका बहन यानी कि मू यनियन उसके पास से वो छीन लेती है और कहती है कि इसे मुझे दे दो, मैं तुम्हारा बड़े बहन हूँ, इसका ध्यान मैं रखूंगी। तो तभी मिस्टर काओ कहते हैं कि यनियन ये तुम गलत कर रहे हो, क्योंकि ये मेरी फ्यूचर भाभी का है, तो ये हमारा काओ फैमिली का हुआ, इसका मुझे ध्यान रखना चाहिए। जुआनिन का भाई भी कहता है कि ब्रदर काओ गुआंग, हम जानता है कि तुम इसे अच्छे से देखभाल कर सकते हो, तुम तो इसे खो भी दे सकते हो, मैं जुआनिन का भाई हूँ, ये उसके लिए सुरक्षित रखूंगा। इन लोगों से परेशान होकर मू जुआनिन कहती है कि ये मेरी है और तुम लोगों की इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी मू यनियन कहती है कि बी केयरफुल, अगर तुम इसे फाड़ देते हो तो मुझे दोष मत देना। इधर वो तीनों मास्टर ये देखकर सोचने लगता है कि हर कोई इस पाई का एक टुकड़ा चाहते हैं। उस यंग मैन ने इस पर जो कैरेक्टर लिखा है ये इतना सिंपल नहीं है, अगर कोई भी इसे लेते हैं और आधे साल में इसे समझ जाते हैं तो उसका कैलिग्राफी स्किल बहुत ही डेवलप हो जाएगा। ये सब देखकर ग्रैंडफा सैन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, कहते हैं कि अभी बहुत हो गया, तुम लोगों का ये उटपटंग हाल बंद करो। और फिर मू यनियन के पास से ग्रैंडफा सैन उस कैलिग्राफी को लेता है और कहता है कि मैं इस मू फैमिली का एक बुजुर्ग हूँ, तो इस कैलिग्राफी का ध्यान मुझे रखना चाहिए। तो ये सुनते मू जुआनिन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं डिसएग्री करती हूँ, ये मेरी चीज है और मैं इसका अच्छे से ध्यान रख सकती हूँ। तो ये सुनते ग्रैंडपा सैन भड़क जाता है और कहता है कि मू जुआनिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ मेरी ऑर्डर की डिसरेस्पेक्ट करने की। मूनन ने इस कैलिग्राफी को मू फैमिली के अंडर तुम्हारे नाम दिया है, मूर्ख मत बनो और उसके इशारे के गलत फायदा मत उठाओ। तो तभी मू जुआनिन के ब्रदर कहता है कि देखो जुआनिन, इस बात को लेकर झगड़ना बंद करो, अगर तुम इस कैलिग्राफी को फ्यूचर में देखना चाहते हो तो ग्रैंडपा सैन की बात सुनो। तो ये सब कुछ सुनकर मू जुआनिन उदास हो जाती है और सोचती है कि भी मेरी मू यनियन से झगड़ा होती थी तो सब लोग मुझे ही दोष देता था। और फिर वो तीनों ग्रैंडपा सैन, मू यनियन और जुआनिन के ब्रदर, इन तीनों सोचने लगता है कि ऐसी फैमिली में बहस करना बेकार है, अगर मैं इसे ले भी लिया तो वो लोग मुझसे ये छीन लेगा। फिर मू यनियन कहती है कि देखो इस कैलिग्राफी को मूनन ने बनाया है, मूनन ने इसे गिफ्ट के दौर में मू फैमिली को दिया है, ज्यादा भावुक मत बनो और ऐसा मत सोचो कि मूनन ने ये तुम्हें दिया है। तभी ये सब कुछ देखकर मास्टर टैंक कहते हैं कि यनियन अभी बहुत हो गया। फिर से मू यनियन जवाब देती है कि क्यों, क्या मैं गलत हूँ? अगर मूनन यहाँ पर होता तो वो कहता कि ये मू फैमिली को दिया है, ना कि मू जुआनिन को। तभी वहाँ पर मूनन का एंट्री हो जाता है। मू यनियन के बात सुनकर कहता है कि वो रियली? तो तभी मूनन को देखकर मास्टर टैंक कहता है कि ओ मूनन, तुम वापस आ गए हो, तुम्हें देखकर बहुत ही खुशी हुई कि तुम ठीक हो। इधर मूनन को देखकर मू जुआनिन के मन में थोड़ा सा आशा जागती है और वो सोचने लगती है कि क्या वो यहाँ पर मुझे मदद करने के लिए आई है। तो मूनन को देखती मू यनियन मूनन के पास जाकर कहती है कि मूनन, तुम एकदम परफेक्ट टाइम पे आए हो, तुम इस छोटी सी लड़की को बता दो कि इस कैलिग्राफी को तुमने मू फैमिली को दिया है, बल्कि उसको नहीं। और मू यनियन ने मू जुआनिन को एक गाली दिया था। ये सुनते ही मूनन का दिमाग बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और मूनन कहता है कि तुम्हें किसने कहा उसे बीच कहने के लिए। और इधर मू यनियन को ऐसा अंदाजा नहीं था कि मूनन क्यों ऐसा कह रहा था। मू यनियन सीधे सीधा कह देती कि मैं मू जुआनिन को कह रही थी। और तभी मूनन अचानक से उसे एक जोर से थप्पड़ मार देता है और वो थप्पड़ खा के वहीं पर टेबल पर गिर जाती है। मूनन गुस्सा दिखाता हुआ कहता है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुई उसे गाली देने की, क्या तुम्हारी मरने की ख्वाहिश है? और मू यनियन को मार खाता हुआ देखकर उसका ग्रैंडफा मूनन को जाकर कहता है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरे मू यनियन को मारने की। मूनन को बहुत ज्यादा गाली भी देता है। तभी मूनन उसे भी एक मुक्का मार देता है और कहता है कि शट अप। और ये देखकर मास्टर टैंग और एक आदमी सोचने लगता है कि इस बच्चे ने एल्डर मू की गाल में थप्पड़ मारा है, इसका मतलब पूरी मू फैमिली के गाल में थप्पड़ मारने के बराबर है। और इधर मास्टर टैंक सोचता है कि क्या मूनन पागल है, उसने मू फैमिली को ऑफेंड करने की हिम्मत की, क्योंकि इस पूरी यांजिंग की 4 फेमस फैमिली से एक है। और तभी अचानक से वहाँ पर 2 बॉडीगार्ड भी आ जाता है। वो दोनों बॉडीगार्ड आके सीधा मूनन की तरफ बढ़ता है मूनन को मारने के लिए, लेकिन मूनन का एक ही हाथ उन लोगों के लिए काफी है। मूनन अपनी शक्ति से उन लोगों को मार देता है। उन दोनों बॉडीगार्ड में से एक बॉडीगार्ड कहता है कि तुम ओपनली मू फैमिली के एनिमी बनना चाहते हो, तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो। बॉडीगार्ड के ये बात सुनकर मूनन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस बॉडीगार्ड को एक जोर से लात मारता है। उसका लात इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो बॉडीगार्ड सीधा जाके दरवाजे पर टक्कर खा जाता है, वो दरवाजा टूट जाता है। और तभी मूनन पीछे घूमकर देखता है कि मू जुआनिन का ब्रदर तुम। मूनन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे बच पाओगे? और तभी मूनन उसका भी कलर पकड़ लेता है। तो मू जुआनिन का ब्रदर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम ये क्या कर रहे हो? और मूनन इसे भी नहीं छोड़ा, इसे भी लगातार थप्पड़ मारने लगता है। तभी वहाँ पर मास्टर टैंक भी आ जाता है मूनन को ज्ञान देने के लिए और कहता है कि मूनन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये सब बंद करो, ये सब तुम सब लोगों को मार क्यों रहे हो? तुम थोड़ा बहुत कन्फू जानते हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सबको मारोगे। और तभी मूनन मास्टर टैंक को भी नहीं छोड़ा और मास्टर टैंक को एक थप्पड़ मार के कहता है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ तुम्हारे मुंह खोलने की? अभी अभी जब वो लोग मू जुआनिन को धमका रहे थे तो तब तुम कहाँ थे? और मूनन के ये सब कुछ देखकर मू जुआनिन सोचने लगती है कि मूनन ये सब कुछ मेरे लिए कर रहा है। ये सब कुछ होने के बाद मूनन फाइनली मू जुआनिन के पास जाकर कहता है कि मू जुआनिन
जुआनिन क्या तुम ठीक हो? इधर मू जुआनिन बहुत ही डरी रही थी, तो मूनन को देखते कहती है कि मुझे टच मत करो, और फिर से कहती है कि मेरे लिए खड़ा होने के लिए आपका बहुत ही शुक्रिया, लेकिन मैं आपके साथ कोई भी रिश्ता रखने नहीं चाहती हूँ। तभी ये सुनते ही मूनन रियलाइज करता है कि वो कुछ ज्यादा ही थोड़ा इमोशनल हो रहा है। मूनन सोचता है कि ये हमारा पहली मीटिंग है, अभी भी हम लोग अजनबी हैं, और मैं एक अजनबी की तरह ही उसे किस करने की कोशिश किया, और दूसरे मीटिंग में मैं उसके सामने उसके रिश्तेदारों को मारा। फिर जुआनिन से कहता है कि जुआनिन आई एम सॉरी, मैं तुम्हें डरा दिया, तुम चिंता मत करो, मैंने जो गड़बड़ी किया है वो मैं ठीक कर दूंगा। और ग्रैंडफा सेन वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मूनन उसे पकड़ लेता है और कहता है कि देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, अगर मू जुआनिन को कोई भी धमकाने की कोशिश करे तो मैं उसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो तभी ग्रैंडफा सेन मूनन से डर कर कहता है कि मैं समझता हूँ मू फैमिली फिर से कभी भी उसे मिसट्रीट नहीं करेगी। और फिर से मूनन उसे गुस्सा दिखाता हुआ कहता है कि मुझे और भी ज्यादा क्लियर करने दो, मैटर नहीं करता है कि कौन है वो, अगर मू जियानन को फिर से कोई भी परेशान किया तो पहले तुम मरोगे, क्या तुम्हें बात समझ में आई? तो मूनन के बात सुनकर ग्रैंडफा सेन कहता है कि हाँ मैं समझ गया, मैं वादा करता हूँ कि मैं किसी को भी उससे रूड व्यवहार नहीं करने दूंगी। तभी मूनन हाथ में उस पील को लेकर कहते हैं कि तुम्हारा कसम काफी नहीं है, और उस पील को उसे खिला देता है और कहता है कि ये एक तरह का पॉइजन है, ये हर महीने तुम्हारा नर्वस सिस्टम को हीट करेगा, और मेरे दवा के अलावा तुम इसे ठीक नहीं कर पाओगे, तुम मर जाओगे। मैंने जो कहा अगर वो तुम करते हो तो तुम जिंदा रह सकते हो। और तभी वहाँ पर पुलिस आ जाता है, और पुलिस का सायरन सुनते ही मू जुआनिन सोचने लगती है कि अरे नहीं, वो लोग मूनन को कैच करने के लिए आए हैं। और तभी मू जुआनिन वहाँ से भागने लगती है, और मूनन को साथ में भी कहती है कि मूनन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, मुझे फॉलो करो। मूनन भी मू जुआनिन के पीछे पीछे चले जाता है। मू जुआनिन बहुत ही ज्यादा जोर से दौड़ने लगते है, तो मूनन कहता है कि जुआनिन इतनी ज्यादा तेजी से मत भागो। और तभी मू जुआनिन एक जगह पर रुक जाती है, और रुक कर बहुत ज्यादा गुस्सा होकर मूनन को कहती है कि आखिर तुम हो कौन, मेरे पास आने की तुम्हारे इरादे क्या है? तो तभी मूनन भी कहता है कि ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मैं यहाँ पर तुम्हें चोट पहुँचाने के लिए नहीं आई हूँ, मैं ऐसा पर्सन हूँ जो तुम्हें लंबे समय से ढूंढ रहा हूँ, अगर तुमको कुछ भी चाहिए तो मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए हूँ। और मूनन धीरे धीरे जुआनिन की तरफ बढ़ने लगता है, तो जुआनिन कहती है कि देखो मेरे पास मत आओ, मुझे नहीं पता कि तुम मेरे पास हर समय क्यों आते हो, मेरी लाइफ पहले से ही बहुत बेकार चल रही है, इसे और खराब मत बनाओ। उसके बाद मूनन उदास होकर सोचने लगता है कि मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी पूर्व जन्म के बाद मेरी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन को मैं बैड इंप्रेशन डालूंगा, और उसकी ज्यादा देखभाल करने के चक्कर में मेरा बहुत टाइम गवा दिया मैं। मूनन मू जुआनिन के लिए कुछ निकालता है और कहता है कि हे मेरे पास कुछ है तुम्हारे लिए। तो उसके बाद मू जुआनिन कहती है कि मैं तुमसे और कुछ भी नहीं ले सकती हूँ। तभी मूनन अपनी पॉकेट से उस पार्ट्स को निकालता है और कहता है कि चोर के पास से तुम्हारा ये पार्ट्स मिला है मुझे। ये देखते ही जुआनिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ये पार्ट्स तुम्हारे पास क्या कर रही है। मूनन के हाथ से वो पार्ट्स छीन लेती है। मू जुआनिन की ऐसे बिहेव देखकर मूनन सोचने लगता है कि वो अभी भी मेरे ऊपर शक करती है, पहली मुलाकात में मैं उसके ऊपर बैड इंप्रेशन डाली, ये ठीक होने में कुछ वक्त लगेगा। तभी मू जुआनिन कहती है कि मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, इतने सालों में मेरे लिए कोई भी खरा नहीं हुआ जैसा कि तुम हुए, लेकिन तुमको पता नहीं कि तुम आज कितना तबाही मचाई। कोई मैटर नहीं करता कि तुम्हारा इंटेंशन क्या था, लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह देती हूँ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यंजिन छोड़ दो। अगर तुम सच में मेरी मदद करने चाहती हो तो अपना फेस कभी भी नहीं दिखाना मुझे। ये कहकर मू जुआनिन वहाँ से चले जाती है। मूनन उसकी ब्रेसलेट को देखते और कहते हैं कि धत तरीके मैं इस ब्रेसलेट को देना भूल ही गया, मुझे और एक अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करना पड़ेगा। आई होप कि कुछ गलत नहीं होगा। फिर अचानक से उस चोर को गिरते हुए दिखाया जाता है, और तभी वो चोर गिर कर कहता है कि अरे बाप रे बाप, आज क्या बुरा दिन था मेरा, जियांग शांगतुंग ऑलमोस्ट आज अजीब फंस गया। तो तभी वो चोर मूनन को देखता है। मूनन को देखते ही मूनन को कहता है कि हे स्ट्रॉन्ग ब्रदर, व्हाट्स अप, व्हाट ए कोइंसिडेंस, यंजिंग कितना छोटा है ना। तभी मूनन उसे पूछता है कि तुम फिर से यहाँ पर क्यों। तो वो चोर हंसकर कहता है कि ये एक कोइंसिडेंस है। वहाँ पर वो एक आदमी चोर का पीछा करते करते आता है और आकर कहता है कि हे छोटा चोर, तुम्हें क्या लगा कि तुम बचकर जा पाओगे, तुमने जो कुछ भी चुरा है वो मुझे सौंप दे। फिर मूनन उस चोर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो वो चोर फिर कहता है कि मूनन को, ब्रो ये वही है, इसकी वजह से मेरी पूरी कपड़ा खराब हो गया है। तो तभी वो आदमी मूनन को देखकर कहता है कि ओ तो तुम्हारा भी एक साथी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अब ये भी मरने वाला है। और मूनन कहता है कि मैं इसे नहीं जानता हूँ। और फिर मूनन उस चोर से कहता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा दूसरा हाथ भी तोड़ दूं? तो तभी वो चोर मूनन को कहता है कि स्ट्रॉन्ग ब्रदर प्लीज इस छोटे भाई को एक बार बचा लो, ये खराब आदमी पूरी रात मेरा पीछा किया जैसे कि मैं उसकी पत्नी और कुछ चुराया हूँ। तभी वो आदमी कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो या नहीं, आज तुम्हारा बैड लक है, मैं तुम दोनों का हाथ तोड़ने वाला हूँ। तो तभी मूनन उसे कहता है कि क्या तुम काऊ फैमिली से हो? तो वो आदमी भी कहता है कि
हाँ, क्या तुम अभी ये नाम सुनकर डर रहे हो? और काओ फैमिली का नाम सुनते ही मुनन को गुस्सा आ जाता है और मुनन कहता है कि मैं आज बहुत ही बैड मूड में हूँ। काओ फैमिली के कुत्ते हो तुम लोग, आज तुम्हारा बैड लक है कि तुम मुझसे मिले हो। तो ये सुनते ही वो आदमी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम छोटे बच्चे, अभी मैं तुम्हारा मुंह तोड़ने वाला हूँ। और मुनन को एक मुक्का मारने जाता है और तभी वो चोर ये देखकर कहती है कि ब्रो थोड़ा बच के रहना। और मुनन उसके हाथ में इतना जोर से पंच मारता है कि उस आदमी का हाथ वहीं पर टूट जाता है और वो आदमी चिल्लाकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर वो चोर कहते हैं कि होली शिट, तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो ब्रदर, डैम। तो मुनन उस चोर से पूछता है कि क्या तुम मुझसे कुछ चुराए हो? तो फिर वो चोर कहता है कि वेल मैं सिर्फ उन लोगों से 2 ही एक्शन पासेस चुराया है, यानी कि नीलामी के पासेस। ऐसे भी काओ फैमिली के पास बहुत कुछ है, क्या वो लोग सिर्फ ये 2 पासेस छोड़ नहीं सकता है? तो फिर वो चोर मुनन को कहता है कि ये स्ट्रॉन्ग ब्रदर, जैसे कि तुमने आज मेरा जान बचाया है तो ये जियांग शांगडोन तुम्हें कुछ देगा। मैं तुम्हें इन दोनों नीलामी पासेस में से एक देना चाहता हूँ। तो तभी मुनन उस पास को देखकर कहता है कि ये नीलामी तो कुछ दिन पहले हो गया है, लेकिन यहाँ पर क्यों 4 दिन बाद का डेट है? तो फिर वो चोर कहता है कि हाँ, कुछ दिन पहले ही नीलामी हुई थी, लेकिन उन्होंने केवल सिर्फ छोटे सामान की नीलामी की है। अभी 4 दिन के बाद बड़े बड़े सामान की नीलामी हो गई, जहाँ पर बहुत सारे महंगे महंगे आइटम भी हो गए। तो फिर मुनन कहते हैं कि थैंक्स ये देने के लिए, तुम्हारे साथ बाद में मुलाकात होगा। और ये कहकर मुनन वहां से चले जाता है। तो फिर वो चोर कहते हैं कि हे डोंट मेंशन इट ब्रो, चलो एक खाने पीने के लिए अच्छा जगह ढूंढते हैं, मेरे पास और भी इंफॉर्मेशन है तुम्हें देने के लिए। और उसके बाद सीन शिफ्ट होती है और मो जुआनिन को दिखाई जाती है। मो जुआनिन बिस्तर पर लेटे लेटे सोचने लगती है कि कुछ दिनों के बाद मेरी माँ की संपत्ति की नीलामी होने जा रही है, अभी मैं क्या करूँ? तभी मो जुआनिन को मुनन की ख्याल आती है और ख्याल आती ही सोचने लगती है कि क्या मैं मुनन से मदद मांग सकती हूँ? नहीं 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 नहीं, मैं अपनी प्रॉब्लम में उसको खींच नहीं सकता हूँ। और फिर रोने लगती है और सोचने लगती है कि लेकिन इस मू फैमिली में कोई भी नहीं ऐसा नहीं है जिससे मैं मदद मांग सकती हूँ। काओ फैमिली ने मुझे वादा किया था कि वो लोग ये मेरे लिए खरीदेंगे, लेकिन अभी वो लोग पीछे हट रही है। और तभी बिस्तर से उठ जाती है और कहती है कि नहीं, मैं अपनी माँ की संपत्ति को ऐसे नीलामी नहीं करने दे सकती हूँ। मो जुआनिन अंकल मिंग को कॉल लगाती है और कहती है कि अंकल मिंग, मैं काओ विला जा रही हूँ। दिन शिफ्ट होती है और मो जुआनिन काओ विला पर जाती है। तभी वहाँ के एक नौकरानी मो जुआनिन से पूछती है कि मिस मू, आपको यहाँ पर कैसे आना हुआ? तभी मिस मू गुस्सा दिखाती हुई कहती है कि मैं काओ लियांगटियान को देखना चाहती हूँ। तभी वो लड़की कहती है कि मिस मू, अभी यंग मास्टर प्रैक्टिस कर रहा है, वो अभी किसी भी गेस्ट से नहीं मिलेगा, प्लीज आप पहले अंदर आइए और उसके लिए इंतजार करिए। वहाँ पर और भी सारी नौकरानी होती है, तो उन लोगों को कहती है कि गाइस जाओ और मैडम को कहो कि मिस मो जुआनिन आए हैं मास्टर से मिलने के लिए। उसके बाद मो जुआनिन उस घर के अंदर जाती है। तो घर के अंदर जाते ही वो लड़की मिस मू से कहती है कि मिस मू, मैडम ने आपको कुछ समय रोकने के लिए कहा है, इस बीच में मैं आपको कुछ सर्व करता हूँ। तो तभी मो जुआनिन उस चाय को पकड़कर देखती है कि वो बहुत ही ठंडी है। मो जुआनिन सोचने लगती है कि लगता है काओ फैमिली सच में मुझे पसंद नहीं करती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और आधा घंटा बीत जाता है। आधे घंटे के बाद और ये लेडी है शिंग होंग, काओ लिंगटियान की सौतेली मो। तो तभी वो लेडी मो जुआनिन को कहती है कि मो फैमिली ने तुम्हें कोई मैनर्स नहीं सिखाया? तुम इतना सुबह सुबह यहाँ पर परेशान करने के लिए आए हो और आने से पहले हम लोगों को इन्फॉर्म भी नहीं किया। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी और लिंगटियान की एंगेज हो चुकी है, लेकिन फिर भी अभी तुम एक लड़की हो और मेरे आने के बाद भी तुम मुझे प्रणाम भी नहीं किए हो। सच में तुम्हारा कोई मैनर्स नहीं है। ये सुनकर मो जुआनिन कहती है कि मैं अपनी मैनर्स के लिए क्षमा चाहती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ अर्जेंट बात डिस्कस करने के लिए आई हूँ काओ लिंगटियान से, क्या वो यहाँ पर नहीं है? तो तभी लिंगटियान की सौतेली माँ कहती है कि अभी लिंग बहुत ही बिजी है, उसके पास समय नहीं है तुम्हारे साथ बात करने के लिए। अगर तुम यहाँ पर वेट करना चाहती हो तो कर सकते हो, मैं तो सोने जा रही हूँ। और इधर काओ लिंगटियान को प्रैक्टिस करता हुआ दिखाई जाता है। तभी वहाँ पर एक बॉडीगार्ड आता है और बॉडीगार्ड आकर लिंग को कहता है कि यंग मास्टर वो अभी भी यहाँ पर ही है, वो लगभग 6-7 घंटे से यहाँ पर वेट कर रहे हैं। अभी दोपहर के 3 बजे हैं, दोपहर के 2 बजे 57 मिनट्स और 44 सेकंड। नया रिकॉर्ड बनाने के लिए मास्टर को कांग्रेचुलेशन। यंग मास्टर लिंग कहता है कि वेरी गुड, उसे मेरे पास 10 मिनट में लाओ। तो वही बॉडीगार्ड भी कहता है कि यस मास्टर। और तभी लिंग सीधा वहाँ से जाम करके स्विमिंग पूल पर कूद जाता है और उसके बाद स्विमिंग पूल से काओ लियांगटिंग उठ जाता है। तभी वहाँ पर 2 लड़की कपड़े लेकर आती है और कहती है कि कांग्रेचुलेशन मास्टर काओ टियांग, और उसको कपड़ा पहना देता है। और तभी वहाँ पर मो जुआनिन भी आ जाती है। तो तभी लिन मो जुआनिन को देखकर कहता है कि देखो तुम यहाँ पर जिस चीज के लिए आए हो मैं उसके लिए तुम्हें मदद नहीं कर सकता हूँ, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी मो जुआनिन भी कहती है कि तो तुम जानते हो कि मैं तुम्हें क्यों ढूंढ रही हूँ? तो फिर लिंग कहता है कि तुम यहाँ पर तुम्हारी मरी हुई माँ की जमीन वापस लेने के लिए आए हो, राइट? और तुम इसीलिए शादी के लिए भी राजी हो गए। तो फिर मो जुआनिन कहती है कि लेकिन तुमने मुझे प्रॉमिस किया था, मैं हर साल पैसा बचाती हूँ इस चीज को वापस पाने के लिए, तुम इसको नीलामी में कैसे दे सकते हो? तो तभी लिंग कहता है कि देखो मैं तुम्हें बहुत साल दिया है, लेकिन तुमने कुछ भी नहीं कर पाया, तो मेरा अभी और ज्यादा पेशेंस नहीं है, तो मैं और इंतजार नहीं कर सकता हूँ। दिस टाइम यू लूली तुम्हारी माँ की संपत्ति को पसंद किया है और तुम क्या सोचते हो कि तुम जैसे मनुष्य के लिए मैं ऐसा अच्छा अपॉर्चुनिटी गवा सकता हूँ? तो ये सुनते ही मो जुआनिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुई मेरे से झूठ बोलने की, हमारी सगाई अब रद्द कर दी गई है। और तभी लिंग वहाँ से उठकर मो जुआनिन को गला पकड़ लेता है और कहता है कि मो जुआनिन मैं तुम्हें पहली और आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ, अगर हमारे शादी को तुम पब्लिकली तोड़ना चाहते हो और मेरे रिपुटेशन को खराब करते हो तो तुमको कभी भी
दोबारा कहने की चांस नहीं मिलेगी। उस वानिन भी कहते हैं कि हमारा शादी को तोड़ने वाला पहला आदमी तुम ही हो। अगर मैं मेरी माँ की प्रॉपर्टी को नहीं पाती हूँ तो मैं तुम्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगी। मूज वानिन की बात सुनकर लिंग कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डराने की। उसके बाद लिंग मूज वानिन को गला छोड़ देता है। तो फिर से लिंग कहता है कि तुम मुझे यहाँ पर खुद ढूंढने के लिए आए हो। तुम काओ लिंग तियान को धमकाने की हिम्मत करते हो। तुमने बहुत सुधार आया है। मैं तुमको बताता होगी तुम मेरी काओ फैमिली के अभी या तो बाद में एक फैमिली मेंबर बनने वाली हो। अगर तुम मेरे सामने घुटने के बल बैठ जाते हो तो मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ। अगर तुम नहीं चाहते हो तो अपनी माँ को चीजों को भूल जाओ। मूज वानिन के पास और कोई रास्ता नहीं था तो वो फिर घुटने के बल बैठ जाती है और फिर मूज वानिन रोने लगती है और कहती है कि मैं तुमसे विनती करती हूँ प्लीज। और उसके बाद लिंग उस दोनों लड़की को लेकर हंसते हंसते चले जाता है वहाँ से। फिर जाते जाते कहता है कि अगर तुम लिवली को काओ फैमिली के फेवर में ला सकते हो तो फिर मैं तुम्हारी माँ की संपत्ति को तुम्हें वापस दे सकता हूँ। और ये सुनते ही मूज वानिन को थोड़ा गुस्सा आने लगती है और कहती है कि लिवली का फेवर लेने होगा। तो फिर कहती है कि मैं इसे कर दूंगी, तुम सिर्फ वेट करो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और मू फैमिली रेसिडेंस को दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग होता है। तो तभी वहाँ पर मू यन का माँ मूज वानिन को कहती है कि क्या तुम्हारी दिमाग खराब हो चुकी है? शादी तोड़ने के लिए काओ फैमिली के पास कैसे जा सकते हो? क्या तुम चाहती हो कि हमारे मू फैमिली एक हंसी का पत्र बन जाए? मू फैमिली के मेंबर होने के नाते तुम सिर्फ अपने ही बारे में सोचती हो। तुमने कभी भी अपनी फैमिली के बारे में कुछ भी सोचा है? इधर मूज वानिन भी ये सुनकर भड़क जाती है और कहती है कि तो फिर आप क्यों आपकी बेटी मू यन से उसकी शादी क्यों नहीं करवा देती? मुझे तो आपको देखकर भी डर लगती है। वो काओ लिंग तियान काफी सारी लड़की को एबॉर्शन और कमिटेड सुसाइड करने के लिए भी राजी किया है। तभी वहाँ पर मू यन भी होती है तो मू यन ये सुनकर कहती है कि मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया है तो तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? देखो मेरी कोई फर्क नहीं पड़ती कि तुम किससे शादी कर रहे हो या नहीं। तभी ग्रैंडफा सन कहता है कि देखो मूज वानिन तुम खुद उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए हो तो अभी ये कैंसिल करना इम्पॉसिबल है। तो उसके बाद मूज वानिन नाराज होकर कहते हैं कि मैं अभी बहुत थक गई हूँ, इस कॉन्वर्सेशन को हम बाद में बात करेंगे। अपने रूम पे आकर उसके सभी कार्ड को बाहर निकालती है और बाहर निकाल कर सोचती है कि मैं कई सालों में सिर्फ इतना ही जमा पाए, मुझे कैसे भी करके मेरी माँ की संपत्ति को वापस लेनी होगी। और उसके बाद उसकी माँ की तस्वीर देखकर कहती है कि अगर उस रात आप मुझे वो गिफ्ट नहीं देती तो आपका कार का एक्सीडेंट नहीं होती। उसके बाद आपकी जेट पेंडेंट इसी तरह काओ फैमिली के पास आ गया। आई विश की इस ऑक्शन पर यानी कि नीलामी पे कोई भी इसे नोटिस ना करे। उसके बाद सीन चेंज होता है, मूनन उस ऑक्शन पर यानी कि नीलामी पर जाता है। मूनन के साथ वो चोर भी होता है तो वो चोर मूनन को कहता है कि ए स्ट्रॉन्ग ब्रदर देखो चिंता मत कर, ये मेरा जगह है। भाभी मेरी आंख से बच कर नहीं जा पाएगी। अगर मेरी भाभी अंदर है तो क्या उसे जाकर नमस्ते कहना चाहिए? तो तभी मूनन कहता है कि उसे अकेला छोड़ दो। फिर से वो चोर मूनन से कहता है ब्रदर क्या आपका एक तरफा प्यार है? अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस आप तुला राशि के हैं और वो मकर राशि के हैं, इसीलिए अगर आप उसके साथ एक होना चाहते हैं तो फिर आपको उससे ज्यादा जानना होगा और उसके लिए ज्यादा से ज्यादा सरप्राइजेस क्रिएट करना होगा। तो उसके बाद वो दोनों उस घर के अंदर चले जाता है जहाँ पर नीलामी होने वाला है। तो उसके बाद मूनन सोचने लगते है कि यहाँ पर 4 मेजर फैमिलीज होगा, आज की रात की नीलामी इतना आसान नहीं होगा। और तभी वहाँ पर एक लड़की आकर अनाउंस करती है कि लेडीज एंड जेंटलमैन आज का ऑक्शन ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है। तो आज की नीलामी के पहला खजाना है द 13 ब्रोकर। इस 13 ब्रोकर में 14 हिडन कोएफिशिएंट्स हैं। जो कोई भी इसे पॉइंट आउट कर पाएगा उसे एक इनाम मिलेगा। तो वहाँ पर 2 आदमी आपस में बात करने लगता है कि मैंने सुना है कि टेंगफू भी इस पेंटिंग पर सिर्फ 11 कोएफिशिएंट्स को भी पॉइंट आउट कर सकता है। तो फिर और एक आदमी कहता है कि इसे 13 ब्रोकर कहता है, लेकिन यहाँ पर यह आदमी कह रहा है कि यहाँ पर 14 कोएफिशिएंट्स हैं। तो फिर वो आदमी फिर से अनाउंस करता है कि अभी 13 ब्रोकर का बीट स्टार्टिंग होता है 30 मिलियन से। हर टाइम का बोली इसका 1 मिलियन से ज्यादा होना चाहिए। तो चलो अभी बीडिंग शुरू करते हैं। अभी लोग बोली लगाने लगता है, कोई कहता है कि 35 मिलियन और कोई कहता है कि 36 मिलियन और एक तीसरा व्यक्ति कहता है कि 37 मिलियन। तभी मूनन कहता है कि 50 मिलियन। और ये सुनते ही वो चोर मूनन को कहता है कि वाओ स्ट्रॉन्ग ब्रदर तुम तो बहुत अमीर निकले। मूनन का 50 मिलियन का बात सुनते ही 2 लोग कहने लगते हैं कि व्हाट, वो डायरेक्ट 50 मिलियन बीट किया। तभी वो आदमी अनाउंस करता है कि 50 मिलियन गोइंग वंस, 50 मिलियन गोइंग ट्वाइस, 50 मिलियन गोइंग थ्राइस। द आइटम इज सोल्ड। और वो पेंटिंग बिक जाता है, यानी कि मूनन को पेंटिंग मिल जाता है। तभी वो चोर मूनन को कहता है कि स्ट्रॉन्ग ब्रदर क्या आपको और भी ज्यादा पेंटिंग चाहिए? अगर चाहिए तो मुझे सिर्फ 1 लाख दो, मैं तुम्हें सारी फेक ला कर दूंगा। तो मूनन कहते हैं कि नो थैंक्स, मैं चाहता हूँ कि तुम और कुछ देखो। तो फिर वो चोर कहते हैं कि ओके ठीक है। फिर से और एक चीज का ऑक्शन शुरू हो जाता है। वो आदमी कहता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन अभी हम और एक खजाने का ऑक्शन करने जा रहे हैं। ये एक बहुत ही प्रतिभाशाली महिला की थी, इसका सभी तारीफ करते थे, लेकिन वो एक कार एक्सीडेंट में मारा गया। अभी ये ब्लैक जेट पेंडेंट काओ फैमिली का है। वो लोग आज इसका नीलामी कर रहे हैं। मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ कि जो कोई भी इसे खरीद लेगा वो इसका तारीफ करेगा। तो तभी इसे देखकर मूज वानिन सोचने लगती है कि क्या मैं इसे खरीद पाऊंगी? मैं अब तक कितना पैसा बचाया? तो फिर से वो आदमी अनाउंस करके कहता है कि इसका फास्ट बिडिंग प्राइस है 50 मिलियन। हर टाइम इसका बोली 1 मिलियन ज्यादा होना चाहिए। तो अब इसे बिडिंग शुरू होता है। तो तभी एक आदमी कहता है कि 200 मिलियन। तो ये सुनते ही मूज वानिन के मुंह बहुत ज्यादा उतर जाती है और सोचने लगते हैं कि क्या
क्या मैं कभी भी अपनी माँ का चीज वापस नहीं पाऊंगी। उसके बाद काओ फैमिली की बीटिंग प्राइवेट बॉक्स को दिखाया जाता है। फिर वहाँ पर एक बॉडीगार्ड कहता है कि हमारा यंग मास्टर का प्रेडिक्शन एकदम सही निकला, ये लिवली ने सच में बीट किया उस पेंडेंट के ऊपर, और ये ब्लैक जेड पेंडेंट जीतने के बाद वो जरूर से ब्लैक जेड ब्रेसलेट के भी खरीदना चाहेगा। उसके पास और कोई चॉइस नहीं होगा और वो हमारी काओ फैमिली के सामने भीख मांगेंगे। तो तभी और भी बोली लिखती है, कोई कहते हैं कि 270 मिलियन और एक कोई कहते हैं कि 280 मिलियन। तो तभी मूनन सोचने लगता है कि मेरे पास 700 मिलियन यूनिट्स है, इसके लिए पर्याप्त होना चाहिए। तो तभी ये लिवली कहते हैं कि 40 मिलियन। ये लिवली की बोली सुनकर सभी लोग गसिप करने लगता है। कहता है कि ये लिवली यंजिन के नंबर 1 बिजनेसमैन वुमेन होना चाहिए। ये लिवली का बीट बहुत ही अपमानजनक है। तो तभी अंदर से मूनन कहते हैं कि 500 मिलियन। तो तभी और एक लड़का कहता है कि ये कौन है लड़का, इसका हिम्मत कैसी हुई ये लिवली की बीट के सामने बीट करने का। और फिर अंदर से ये लिवली कहती है कि 700 मिलियन। और ये सुनते ही मूनन कहने लगता है कि 700 मिलियन, ये लिवली बहुत ही क्रेजी है। तो तभी मूनन वहां से उठकर जाने लगता है। तो वो चोर मूनन से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो स्ट्रॉन्ग ब्रदर। तो तभी मूनन कहते हैं कि मैं ये लिवली को ढूंढने जा रहा हूँ। उसके बाद ये फैमिली का VIP रूम को दिखाया जाता है। तो एक लड़की कहती है कि आंटी आप सिर्फ पैसों की बर्बादी कर रहे हैं, आप 550 मिलियन डॉलर में आप इससे भी बहुत ज्यादा खूबसूरत चीज खरीद सकते हैं। तो ये लड़की वही है जिसके साथ मूनन की पहली मुलाकात फ्लाइट में हुई थी। तो तभी ये लिवली कहती है कि देखो छोटी, मैं तुम्हें कितनी बार बोली है कि मुझे आंटी मत बोलो क्योंकि इससे मेरी एज की याद आती है। तो फिर वो लड़की कहती है कि मैं तो कुछ स्पॉट नहीं कर पा रही हूँ, आप तो बहुत ही यंग है। तो तभी वहाँ पर ये फैमिली का ये दौड़ के आती है और कहती है कि प्रेसिडेंट ये कोई यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आए हैं। उसने कहा कि वो आपके पास जो ब्लैक पेंडेंट है जो आपने अभी अभी खरीदा उसके बारे में बात करना चाहते हैं। तो प्रेसिडेंट ये कहती है कि बात करने का कुछ ही नहीं है, मैंने उस जेड पेंडेंट को फेयरली लिया है, आप वो किस कारण से मुझसे मिलना चाहते हैं। तो फिर वो लड़की भी कहती है कि उसे बता दो कि हम लोग उससे मिलना नहीं चाहती हैं। तो तभी वो लड़की मूनन को देख लेती है और देखते ही प्रेसिडेंट ये को कहती है कि ओ माय गॉड, मैंने आपको जिस मास्टर के बारे में बताया जिसके साथ मेरे प्लेन में मुलाकात हुई थी। तो ये सुनकर प्रेसिडेंट ये कहती है कि ओ इंटरेस्टिंग, और फिर उस PA से कहती है कि उसे अंदर आने के लिए कहो। तो फिर वो असिस्टेंट जाके मूनन को आने के लिए कहते हैं। तभी वो लड़की मूनन से कहती है कि मैं बिलीव ही नहीं कर पा रही हूँ कि हम लोग एक दूसरे से फिर से ऐसे दिखेंगे, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो तभी मूनन कहते हैं कि हाँ ये दुनिया कितना छोटा है। तो तभी मूनन प्रेसिडेंट ये से पूछती है कि क्या आप ही फेमस बिजनेस टाइकून मिस ये लिवली है। तो तभी प्रेसिडेंट ये कहते हैं कि हैव अ सीट, लेकिन तुम मुझसे क्या चाहते हो। तो तभी मूनन कहते हैं कि देखो मैं आपकी कीमती समय को बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ। देखिए मेरे पास एक बोतल डैन की गोलियां हैं और इन दोनों कार्ड में 400 मिलियन है। मैं इन चीजों के बदले में उस ब्लैक जेट पेंडेंट को चाहता हूँ। मूनन का बात सुनकर प्रेसिडेंट ये कहती है कि तो तुम चाहते हो कि मैं 30 मिलियन एक्स्ट्रा पे करूँ, मैं क्यों मेरे ब्लैक जेट पेंडेंट को तुम्हारे साथ एक्सचेंज करूँ। अगर मैं तुम्हारा गोलियां खाती हूँ तो क्या मैं पूरी लाइफ जिंदा रह सकती हूँ। तो तभी मूनन जवाब देता है कि इनका 20 गोलियां आपको 30 साल तक यंग रखेगी और आपका स्किन आपकी छोटी भतीजी से भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो ये सुनते वो लड़की मूनन से कहती है कि देखिए मास्टर मूनन, आपने मुझे बचाया इसलिए मैं आपको अंदर आने दिया, तो आप ऐसे बात क्यों कर रही है। तो फिर मूनन कहते हैं कि मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं इसे एक एग्जाम्पल दे रहे थे। तो फिर मूनन उस बोतल से एक पिल निकालता है और कहता है कि और प्रेसिडेंट ये को कहते हैं कि आप एक गोली ट्राई कर सकते हैं, इसका रात भर में असर शुरू हो जाएगा। तो ये देखते प्रेसिडेंट ये अपना मुंह घुमा लेती है और कहती है कि देखो मैं अपनी फेस पर 300 मिलियन खर्च कर रही हूँ और तुम कह रहे हो कि सिर्फ ये डैन की गोली मेरा साल 30 साल जैसे यंग बना देगी। क्या तुम मुझे 3 साल के बच्चे समझते हो, तुम यहाँ से अभी जा सकते हो। तो तभी मूनन की नजर उस प्रेसिडेंट ये की PA पर जाता है। तो मूनन कहते हैं कि ओके ठीक है, मैं इसे प्रूव करके दिखाता हूँ। तो उसके बाद मूनन उस यंग लेडी के पास जाकर कहता है कि हे यंग लेडी, अगर तुम मुझे ये टेस्ट करने में मदद करते हो तो मैं तुम्हें 5 मिलियन दूंगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, ये तुम्हारी जान नहीं लेगी। तो ये सुनते वो लड़के कहते कि 5 मिलियन सिर्फ एक पिल खाने के लिए। तो उसके बाद मूनन कहता है कि देखो चिंता मत करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा और मैं इतना बड़ा गधा नहीं हूँ कि मैं आपकी बहुत इतने सारे लोगों के सामने तुम्हें पॉइजन दूंगा, क्या हम कर सकते हैं अभी। तो उसके बाद वो लड़की वो पिल लेकर खा लेती है। तो तभी मूनन मिस ये लिवली को कहता है आपके पास सिर्फ एक ही मौका होगा, जब आप मेरे पास आएंगे तो जेट पेंडेंट को याद से ले आना, हैव ए नाइस डे। और ये कहकर मूनन वहां से जाने लगता है। तो तभी वो लड़की मूनन से कहती है कि तुम इतने जल्दी में क्यों हो, जब तुम प्लेन में थी तो मैं तुमसे अच्छे से थैंक यू नहीं कर पाई, चलो अभी मैं तुम्हें एक खाना ट्रीट करती हूँ। तो फिर मूनन कहते हैं कि इसका कोई जरूरत नहीं है, मुझे बहुत सारा काम है, सिया। तो उसके बाद मूनन वहां से चले जाता है। तो तभी उसके बाद वो लड़की उस PA के पास जाकर कहती है कि उसने जो इस मेडिसिन के बारे में कहा ये सच नहीं हो सकता, क्या ये सच है। तो तभी प्रेसिडेंट ये कहते हैं कि कौन जानता है, लेकिन किसी भी कीमत पर मैं ये ब्लैक जेट पेंडेंट किसी को भी नहीं दे सकती हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और काओ जिया विला को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बंदा कहता है कि काओ को यंग मास्टर पुराना जू अभी जाग रहा है। उसने कहा कि वो जब यंग लेडी मुंह को देख रही थी तो फिर उस लड़के का वो पीछा किया, लेकिन उस लड़के ने उसका कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया और उसे एक मैसेज देने के लिए कहा। तो तभी काओ जियांग कहते हैं कि क्या मैसेज। तो फिर वो बॉडीगार्ड कहते हैं कि सर एक्स्ट्रा वर्ड यही है कि उसे मेरे रास्ते पे आने के लिए ना कहना, नहीं तो मैं उसे छोटे छोटे पीस में काट डालूंगा। तो ये सुनते ही काओ लिंगटियन हंसने लगता है और कहता है कि पीछा करने वाला बहुत ही
मजेदार है, अभी भी किसी के पास हिम्मत है लिंग टियान की चीजों को हाथ लगाने। तभी वो उस बॉडीगार्ड से पूछता है कि क्या मूज वन इन भी आज इस ऑक्शन पर है। तो फिर वो बॉडीगार्ड कहता है कि हाँ शायद हो सकती है, मैं कॉन्फर्म नहीं हूँ। जैसे कि ब्लैक जेट पेंडेंट अभी ये लिवली के हाथ में है। उसके बाद काओ लिंग टियान एक षड्यंत्र रचता है और कहता है कि इन केसेस में उसे पंगु बना दो ताकि वो 1 साल तक उड़ ना पाए। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये लिवली के साथ हमारे कोऑपरेशन को कोई इफेक्ट पड़े एंड माय रेपुटेशन इन पेलोंग बैंक्यू में। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और मूज वन इन एक वन पिंग लेक पर जाती है कुछ बॉडीगार्ड के साथ। और मूज वन इन कहने लगती है कि मॉम आई एम सो सॉरी, मैं आपको चीजों को बचा नहीं पाई। और तभी उन लोगों के पीछे 2 गुंडे आ जाते हैं और आते ही मूज वन इन के साथ जो बॉडीगार्ड होता है उन लोगों को गला धड़ से अलग कर देता है। और मूज वन इन ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है, ये गुंडे लोगों को काओ लिंग टियान ने भेजा है। और फिर वो गुंडा जाकर मूज वन इन की पेट में एक जोर से मुक्का मारता है और मूज वन इन के मुंह से खून निकलने लगती है। और मूज वन इन सोचने लगती है क्या मैं ऐसे ही खत्म हो जाऊंगी। और तभी मूज वन इन को अपनी माँ को दिखाई देती है और मूज वन इन कहती है कि मॉम मैं फाइनली आपको देख पा रही हूँ फिर से। और फिर सोचने लगता है कि इस दुनिया में कोई है क्या जो मुझे मिस करेगी। और उसके बाद मूज वन इन पानी पर गिर जाती है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होती है और मूनन फेस बदल कर मूज वन इन को पानी के अंदर से ऊपर लाती है, लेकिन मूज वन इन उसे देखकर पहचान नहीं पाती है। तो मूज वन इन कहती है कि हु आर यू। मूनन उसके क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं देता और नीचे उतरता है और कहता है कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ, अभी तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तभी मूनन के आसपास बहुत ही डरावनी वाला आवा निकलता है। तो ये देखकर वो लोग को सोचने लगता है कि कितना स्ट्रॉन्ग और डरावना आवा है। एक बंदा मूनन को कहता है कि हे बडी, क्या तुम जानते हो कि हम लोग कौन है? बेहतर होगा कि तुम हमारे बिजनेस में दखलंदाजी मत। तभी मूनन भी जवाब देता है कि अभी तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता, यहाँ तक कि हेवन की राजा भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। तो मूनन कहते हैं कि अगर भगवान भी आ गया तो तुम लोगों को बचा नहीं पाएगा। गुस्सा होकर अपनी एनर्जी से एक आदमी को वही से बीच से फाड़ देता है। भाई जो भी कह लो हमारा हीरो एकदम ओपीएम ओवर पावर है भाई। खैर उसके बाद फिर वो लोग ये देखकर कहते हैं कि ये तुम लोग किसके लिए इंतजार कर रहे हो, जाओ और जाकर उसको मारो। और मूनन भी उन लोगों की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है और गुंडे लोग अपनी चारों तरफ एक शील्ड जैसा कुछ बना लिया था, लेकिन मूनन के सामने ये कुछ भी नहीं है। और मूनन उसे तोड़कर सीधा अंदर चले जाता है और अंदर जाते ही उसका गला दबोच लेता है और उसका पावर इतना ज्यादा होता है कि वो आदमी वहीं पर आग से जल जाता है। और ये देखकर बाकी सारे गुंडे लोग कहते हैं कि आपने जान बचाकर भागो। उसके बाद वो गुंडे लोग सीधा भागकर उस ओल्ड मास्टर के पास आता है। तो वो ओल्ड मास्टर कहता है कि वो लड़का एक मार्शल आर्ट मास्टर है, तुम लोग उसके साथ मैच नहीं करोगे। और इधर मूनन गुस्से में कहते हैं कि तुम लोग भागना चाहते हो, इतना आसान नहीं है। मूनन और एक गुंडे का गला काट देता है और फिर उस मास्टर के सामने आता है और आकर कहते हैं कि अभी तुम्हारा बारी। तो तभी वो ओल्ड मास्टर कहते हैं कि हे छोटे बच्चे, तुम मेरे सामने अहंकार दिखा रहे हो। और तभी वो आदमी एक आग का ऑरा इस्तेमाल करता है और ये देखकर वहां पर से उसका ये आदमी भागने लगता है। कहते हैं कि डैम ये गेजर आग का ऑरा इस्तेमाल कर रहा है। और मूनन भी उसे डॉज करता है और वो आग तेजी से मूज वन इन की तरफ बढ़ने लगती है। तो मूज वन इन ये देखकर सोचने लगते हैं कि ये अच्छा नहीं है, मैं सोची नहीं थी कि मेरे मौत को मैं ऐसे देखूंगी। वो डर के मारे अपना आग बंद कर लेती है और तभी उसके सामने मूनन एक दीवार की तरह आकर सामने खड़ा हो जाता है और उसे उस आग से प्रोटेक्ट करता रहा। फिर वो बुरा मास्टर कहता है कि मैंने इस लाल आग से कोई भी चीज बच नहीं पाएगा, तो तुम कौन सी खेत के मोली हो। और ये देखकर मूज वन इन को अच्छा नहीं लग रही थी। तो मूज वन इन कहता है कि तुम मुझे अकेला छोड़ के यहाँ से चले जाओ। तो फिर मूनन उसके हाथ में वो ब्रेसलेट पहना देता है और कहता है कि प्लीज इसे पहन लो, ये तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। मूनन वहां से उसे धक्का दे देता है और कहता है कि कोई जरूरत नहीं है, मुझ पर भरोसा रखो। मूज वन इन वहां से नीचे गिरने लगती है और मूज वन इन धीरे धीरे पानी के अंदर चला जाता है, लेकिन उसके हाथ में जो ब्रेसलेट होता है वो कुछ पावर क्रिएट करने लगता है। और इधर वो बुरा मास्टर कहता है कि ये रेड फ्लेम मुझे ताइजी फैमिली ने गिफ्ट किया है, अब तुम पूरी तरह से राख हो जाओगे। और उस बूढ़े आदमी का बॉडीगार्ड ये देखकर कहता है कि इस कुत्ते के बच्चे ने हमारे तीनों भाई को मार डाला है, फाइनली इसका बदला लिया जा रहा है। और तभी अचानक से वहां से एक ड्रैगन निकलता है। तो फाइनली आज जाके हमें ये ड्रैगन दिखा। तो मूनन को जिंदा देखता हुआ वो बूढ़ा मास्टर कहता है कि तुम अभी भी जिंदा हो, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और मूनन ऊपर से जंप करके आगे उसके हाथ इतना बड़ा हो जाता है और उसी हाथ से उसे एक मारता है। वो बूढ़ा मास्टर कहीं दूर जगह गिरता है। भाई 100 बात की एक बात, हमारा हीरो एकदम ओवर पावर है, तो नहीं इसे टक्कर देने वाला आएगा या नहीं। खैर छोड़ो आगे बढ़ते हैं। और ये देखते हुए उनकी बॉडीगार्ड कहते हैं प्लीज हमारा जान बख्श दो। और तभी मूनन को मूज वन इन के बाद याद आता है और इधर मूज वन इन पानी के अंदर होती है। तो सोचने लगती है कि मैं क्लियरली पानी के अंदर हूँ, लेकिन फिर भी मेरा दम क्यों घुट नहीं रही है, ऐसा सिर्फ इस ब्रेसलेट के लिए हो रही है। और तभी वो मूनन को देखती है नीचे आते हुए पानी के अंदर और मूनन उसके आते ही कस के पकड़ता है और पकड़ के पानी के ऊपर ले जा रहा होता है। तो मूज वन इन सोचने लगती है कि वो सच में मुझे बचाने के लिए यहाँ पर आए हैं। उसके बाद मूनन उसे तेजी से पानी के ऊपर ले जाता है और पानी के ऊपर आते ही मूज वन इन एक जोर के सांस लेती है। तो फिर मूनन मूज वन इन को कहता है कि मुझे कस के पकड़ो, मुझे तुम्हें कहीं ले जाना होगा तुम्हारे घायों को देखभाल करने के लिए। उसके बाद मूनन मूज वन इन को कहता है कि तुम अभी सेफ हो। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को देखने लगता है। तो तभी मूनन कहते हैं कि तुम अभी जा सकते हो यहाँ से, लेकिन मूज वन इन वहाँ से नीचे उतर नहीं पा रही थी और कहती है कि आई एम सो सॉरी, मेरी पैर सुन है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और मूनन उसे एक पेड़ के नीचे लाकर रखता है और फिर उसे एक पिल देता है।
देकर कहते हैं कि तुम इसे पहले ले लो। तो वो पिल लेकर मू जुआनिन कहते हैं कि थैंक यू। इधर मूनन सोचने लगते हैं कि उसी के डर से ही मैं ये मास्क पहना हूँ, और फिर सोचता है कि शायद ये बेस्ट टाइम नहीं है ये मास्क हटाने का। उसके बाद मू जुआनिन वो फील खा लेती है। तो तभी मूनन अपनी मास्क पकड़कर सोचने लगता है कि अगर उसे पता चला कि जिसने उसका जान बचाया है वो वही आदमी है जो पहले उसे जबरदस्ती किस करने चाहा। और तभी मूनन वहां से अचानक जम करके चले जाता है। तो मू जुआनिन इसे देखकर कहता है कि हे तुम कहाँ जा रहे हो। तो तभी मू जुआनिन के पास उसकी ग्रैंडफा आता है, और मू जुआनिन ग्रैंडफा को देखते ही ग्रैंडफा को पकड़कर जोर जोर से रोने लगती है। तो ये देखकर उसका ग्रैंडफा कहता है कि रोना बंद करो छोटे मुंह, तुम्हारा ग्रैंडफा अभी आ गया है, अभी तुमको कोई और धमका नहीं पाए। और तभी ग्रैंडफा ऊपर को मूनन को देखता है। तो ऊपर से मूनन देखकर सोचने लगता है कि ये जुआनिन का ग्रैंडफादर है। और तभी मूनन के पास कोई आ जाता है और आकर कहता है कि मूनन को कहता है कि तुम कौन हो। तभी मूनन भी उसे कहता है कि आप कौन है। मन ही मन सोचने लगता है कि ये आदमी बहुत टाइम से यहाँ पर छुपा हुआ है और मुझे पता भी नहीं चला, मुझे इसके इरादे जानना होगा। तो तभी वो बूढ़ा आदमी गुस्सा हो जाता है और अपना एनर्जी को इस्तेमाल करता हुआ कहता है कि एक आदमी जो खुद अपनी फेस को छुपाता है वो दूसरे की आइडेंटिटी जानने का कोई हक नहीं है। और तभी मूनन की तरफ आग फेंक कर मारता है और ऊपर एक बड़ा सा धमाका हो जाता है। और ये देखकर मू जुआनिन डर जाती है। तो तभी जुआनिन उसके ग्रैंडफा को कहती है कि ग्रैंडफा इसने मेरी लाइफ बचाई है, प्लीज उसे हर्ट मत करो। तो तभी ग्रैंडफा जोर से चिल्ला कर कहते कि हे अभी बहुत हो गया, तुम दोनों नीचे आ जाओ। तो उन दोनों को नीचे आता हुआ देखते ही मू जुआनिन दौड़ के मूनन के पास जाती है। जाकर पूछते है कि क्या तुम ठीक हो। तो मूनन कहता है कि हाँ मैं एकदम ठीक हूँ। तभी मूनन उसकी ब्रेसलेट की तरफ देख कर कहता है कि तुम हर वक्त इस ब्रेसलेट को पहने रखना, इसे उतारना मत। तो मू जुआनिन भी कहती है कि हाँ ठीक है। मूनन उसे 2 बोतल देता है और कहता है कि ये दोनों दान की बोतल को लो, 3 दिनों में हर एक दिन करके एक पिल खाना। ये पीने के बाद अगर तुम्हारे शरीर से कुछ डर्टी चीज निकलता है तो इससे डरो मत, ये नॉर्मल है। तो तभी मू जुआनिन मूनन से पूछती है कि क्या तुम अभी जा रही हो। तो मूनन कहते है कि हाँ लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, हम लोग जरूर जल्दी मिलेंगे। तो तभी ग्रैंडफा मूनन को कहता है कि थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड, फैमिली तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेगा। तो तभी मूनन कहता है कि देखो इसे गलत मत समझ, मैं कुछ रिटर्न पाने के लिए उसे नहीं बचाई। मू जुआनिन के ग्रैंडफा कहता है कि ऐसे केस में बेहतर होगा हम लोग यहाँ से चले जाए। तो उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाता है। और इधर मूनन के सामने और एक मास्टर होता है। तो वो मास्टर मूनन को कहता है कि अभी तुम तुम्हारा असली चेहरा दिखा सकता हो। तो तभी मूनन अपना मास्क हटा लेता है और अपने असली चेहरा उसे दिखा देता है। और ये देखकर वो मास्टर सोचता है कि ये तो बहुत ही यंग है। तो फिर वो मास्टर मूनन को कहता है कि जुआनिन का इशू बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और हमारा मू फैमिली बहुत ही पावरलेस है, इसीलिए हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तुम अभी भी बहुत ही यंग हो, तुम्हें यहाँ पर इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है। मूनन कहता है कि ये सिर्फ काऊ फैमिली के लिए है। तो ये सुनते ही मास्टर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ओ तो तुम काऊ फैमिली के बारे में जानते हो, तुम्हें यहाँ पर इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है, क्या तुम काऊ फैमिली से डील कर सकते हो। मूनन भी कहते हैं कि हाँ मैं यहाँ पर हूँ, मैं इस काऊ फैमिली को 1 या 2 साल के अंदर जड़ से उखाड़ डालूंगा। तो फिर वो मास्टर ये कहता हुआ वहां से जाता है कि तुम बहुत ही अहंकारी हो, फिर से जुआनिन के पीछे और मत आना, मैं उसकी ध्यान रखूंगा। अभी जल्द दिखेंगे कि काऊ फैमिली कितना शक्तिशाली। आई होप हम लोग जल्दी दोबारा मिलेंगे। वो सीन शिफ्ट होता है और मूनन के घर को दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर मूनन के पास वो चोर आता है, आकर कहता है कि ए स्ट्रॉन्ग ब्रदर गुड मॉर्निंग, चलो एक साथ सुबह का चाय पीते हैं। तभी मूनन कहते हैं कि अगर तुम्हें कुछ कहना है तो अभी कहो। फिर वो चोर कहता है कि ओके ओके ठीक है, जैसे कि तुमने ऑर्डर दिया था, मैं उस प्रीवियस ऑक्शन की मिस्टर टाओ यान को फॉलो कर रहा था और उसके साथ एक सुबह की चाय मीटिंग फिक्स किया है, आप जाना चाहेंगे और ये चिट्ठी तुम्हारे लिए है। तो तभी वो खोलकर मूनन देखता है कि ये इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है। उसके बाद मूनन उस चोर से कहते हैं कि ग्रेट गुड जॉब, चलो हम लोग उसे मिलने चाहते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, वो लोग एक जगह पर उससे मिलने के लिए चाहता है और वहाँ पर अंदर जाते वो आदमी मूनन को देख लेता है। तो वो आदमी कहते हैं कि मूनन मैं यहाँ पर हूँ, प्लीज इधर बैठो। तो फिर मूनन कहते हैं कि मिस्टर टाओ मैंने आपकी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल पढ़ा है और मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा है। तो उसके बाद ये टाओ मूनन को अपनी बिजनेस आइडिया कहता है और ये सुनकर मूनन सोचने लगता है कि इसका बिजनेस आइडिया तो बहुत ही क्रेजी है, लेकिन मुझे याद है कि मेरी पिछले जन्म में ये टाओ यान सबसे रिचेस्ट आदमी बन गया है। उसके बाद मूनन कहता है कि मिस्टर टाओ यान आपका आइडिया बहुत ही ब्रिलियंट है, मैं भी यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। ये सुनते मिस्टर टाओ कहता है कि सच में तुम इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो फिर तुम कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो उसके बाद मूनन कहते हैं कि 5 बिलियन। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और मू जुआनिन को एक लाइब्रेरी पर दिखाई जाती है और मू जुआनिन उस ब्रेसलेट को देख रही होती है। तो तभी मू जुआनिन की फोन में एक मैसेज आता है। तो तभी मू जुआनिन उस मैसेज को खोलकर देखती है कि उसमें लिखा है कि मुझे ये सुनकर बहुत ही ज्यादा रिलीफ हुआ कि तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें सेफ रखने के लिए किसी को भेजा है, तो जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, तुम्हारे डिस्क में ये रखा हुआ है। तो ये मैसेज देखते ही मू जुआनिन वहां से दौड़ के जाने लगती है और भाग के उसकी डेस्क पर जाता है। जाकर देखती है कि एक मार्क्स और एक गिफ्ट। तो ये देखकर वो सोचने लगती है कि ये मार्क्स तो उसकी है, शायद वही होगी, इस गिफ्ट के अंदर क्या हो सकती है। वो गिफ्ट देख के वो अचानक से शॉक हो जाती है। सीन चेंज होता है और एक रेसिंग ट्रैक को दिखाया जाता है। तो वो चोर मूनन को कहता है कि ब्रदर मूनन ऑनेस्टली आपको क्या लगता है कि जिंग फैमिली आपको 5 बिलियन देगा। तो मूनन भी कहता है कि ये मेरा पैसा है, और वो लोग अपनी बातों से मुकर जाते हैं तो मैं उन लोगों को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। वहाँ पर एक लेडी स्टाफ उन लोगों को कहती है कि हाउ कैन आई हेल्प यू सर। तो तभी वो चोर उस लेडी से कहता है कि जाओ और जाके होंगाई को बुला कर लाओ, कहो कि मेरा ब्रदर उसे मिलने आए हैं। तो तभी वो लेडी कहती है कि आई एम सो सॉरी,
यंग मास्टर जिंग अभी अवेलेबल नहीं है, वो अभी किसी से भी नहीं मिलेगा। ये सुनते वो चोर गुस्सा हो जाता है और गुस्सा दिखाता वो उस लेडी को कहता है कि वो अवेलेबल नहीं मतलब क्या है, तुम जानते भी हो कि मेरा ब्रदर मूनन कौन है। तो फिर से वो लेडी कहते आई एम सॉरी सर। तो तभी एक व्हील चेयर दिखाई जाती है और वहाँ से एक लेडी कहती है कि प्लीज हमारे स्टाफ को ऐसे मत कीजिए। और मूनन पीछे घूमकर देखता है कि एक लेडी व्हील चेयर पे बैठी हुई है और उसके पीछे और एक छोटा सा लड़की। तो तभी फिर से वो लेडी कहती है कि क्या आप दोनों जिंक्स का लोग हैं। तो तभी मूनन कहते हैं कि नहीं, ये एक पर्सनल मैटर है, इसीलिए मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो फिर वो लेडी वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि ओके ठीक है, फिर मुझे फॉलो करो। सीन शिफ्ट होता है और वो लेडी आके फिर से कहती है कि देखो यंग मास्टर इधर ही कहीं पर होगा, मेरे लिए व्हील चेयर पे बैठ के उनको ढूंढना मुश्किल है, तो आप लोग प्लीज उसे खुद ही ढूंढ ले। उसके बाद वो चोर इधर उधर उसको ढूंढने लगता है और तभी उसको वो दिखाई दिया और कहता है कि हे वहाँ पर है वो। तभी मूनन वापस से अचानक से आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि ओ अच्छा आई सी, तुम यहाँ पर तुम्हारे लाइफ को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे हो जिंग शाओ, याद है मुझसे तुम 5 बिलियन लिए हो। तभी मूनन को देखकर जिंग शाओ कहते कि दाओ मास्टर मूनन, पिछली बार तुमने तुम्हारे लाइफ के लिए उस आइलैंड पर 200 मिलियन का एक कार्ड छोड़ा था, उस टाइम तुमने जो मुझसे प्रॉमिस किया था वो अभी तक भूले नहीं हो, है ना, और उस कार्ड में एक भी पैसा नहीं है और मुझे बिलीव है कि तुम जानते हो इसका कारण, है ना। तो तभी जिंग शाओ कहती कि हाँ मास्टर मूनन, आप भी ऐसे जोक क्रैक करना जानते हैं। हाँ देखिए मैंने आपको वो कार्ड दिया है, इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे ये आपका मैटर है। और फिर कहते हैं कि मास्टर मू अपनी लाख को मत आजमाओ, अभी प्लेस और सिचुएशन बहुत ही अलग है। कहकर वो वहाँ से भागने लगता है तो तभी वो चोरों से पकड़ लेता है और कहता है कि अभी तुम भागने की कोशिश कर रहे हो, हाँ इतना अहंकारी कैसे हो सकते हो। एक खाली कार्ड देकर वहाँ से भाग गया। हाँ और तभी वहाँ पर बंदूक लेकर बहुत सारा बॉडी कर आता है, आकर कहता है कि ए डोंट मूव, अपना हाथ ऊपर करो। तो वो चोर बिना कुछ बोले अपना हाथ ऊपर कर लेता है और मूनन कहता है कि जिंग शाओ इसका मतलब क्या हुआ। तो तभी जिंग शाओ कहते हैं कि मास्टर मू सचमुच समझ नहीं रहे हैं, अभी जिस सिचुएशन पर है उस सिचुएशन को नहीं समझ पा रहे हैं। ये हमारा जिंग फैमिली का टेरिटरी है, यहाँ पर सब कुछ के मास्टर मैं हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर मैं तुमको मारना चाहता हूँ तो तुमको इजीली मार सकता हूँ। और फिर से कहते हैं कि देखो मास्टर मू, ऐसा नहीं कि मैं आपको मौका नहीं दिया, तो अभी हम लोग एक रेस कोर्स पे हैं और मैं तुम्हारे खिलाफ एक बेट लगाऊंगा इस रेस कोर्स के रूल्स के दौरान। तो अगर तुम जीत जाते हो तो मैं तुम्हें इंटरेस्ट के साथ सब कुछ वापस दे दूंगा, और अगर तुम हार जाते हो तो तुम्हें इस जिंग बे से बाहर जाना होगा। तो मूनन भी कहते हैं कि ओके फिर डील। ये सुनकर जिंग शाओ कहते हैं कि बहुत ही बढ़िया। तो तभी वो चोर मूनन को कहते हैं कि ये ब्रदर देखो ये प्लेस उसका डोमेन है और तुम सिर्फ इस जगह को पहली बार देख रहे हो और तुमको हराने के लिए उसके कई सारे तरीका है। तो तभी मूनन कहते हैं कि रिलैक्स, मैं हारने वाले से नहीं हूँ। तो उसके बाद जिंग शाओ अपने घोड़े को चुनता और कहता है कि मैं ऐसे चुनता हूँ, तुम किसी भी एक को चुन लो। तो तभी मूनन कहते हैं कि मैं इसे लेता हूँ। और इधर चोर जिंग शाओ को देखकर सोचने लगते हैं कि ये एसोल सबसे बेस्ट हॉर्स को चुना है। तभी मूनन को इस हॉर्स को चुनता हुआ देखकर कुछ लोग हंसकर कहने लगता है कि इस बेबी को ने एक प्रेग्नेंट हॉर्स को चूज किया है, उसने इस हॉर्स को सिर्फ चुना उसका स्ट्रॉन्गनेस देखा, लेकिन असल में उसके घोड़े का कोई नॉलेज नहीं है। आज और एक धोखेबाज अपना सारा पैसा खो देगा। तभी ये सब देखते हुए जिंग शाओ कहते हैं कि तुम इतना भी समझदार नहीं हो मिस्टर मू, अगर तुम घुटने के बल बैठकर कुत्ते के जैसा भौंक दो तो मैं तुम्हें ऐसे जाने दूंगा। तभी वो चोर मूनन को कहता है कि ब्रदर चलो हम लोग अलग हॉर्स चुनते हैं। तो तभी एक लड़की वहाँ पर आकर मिस्टर जिंग्स को कहती है कि क्या आपको डर नहीं लगता कि ऐसे एक बदमाश के साथ रेस लगाकर आपकी रेपुटेशन खोने का। तो तभी जिंग भी कहता है कि हाँ बेशक वो मेरे से मैच नहीं करता, लेकिन उस बच्चे को अपनी औकात दिखा जाना चाहिए। फिर उस घोड़े को एक इंजेक्शन लगाया जाता है। तो फिर से वो लड़की कहती है कि मैंने सुना है कि बेट 5 बिलियन का है, ये तो बड़ा बड़ा रकम है। तो जिंग शाओ कहते हैं कि ये 5 बिलियन मेरे लिए कुछ भी नहीं है। उसके बाद मूनन जब घोड़े पर उठता है तो वो चोर मूनन को कहता है कि ब्रदर मुझे लगता है कि वो लोग घोड़े को नशीले पदार्थ पिला दिया है। तो उसके बाद मूनन उससे कहता है कि अगर तुम जीतना चाहते हो और मेरे ऊपर भरोसा है तो तुम बेट लगाओ। और तभी एक लेडी बंदूक लेकर रेडी होती है और कहते हैं कि गेट रेडी, और फिर वो रेस शुरू हो जाता है। जिंग शाओ का हॉर्स बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है, तो ये देखकर वो चोर कहता है कि धत तेरी की ये घोड़ा तो बहुत ही फास्ट है। और फिर मूनन को देखकर चिल्लाकर कहने लगती ब्रदर नन वो ऑलरेडी तुमसे बहुत दूर है, तुम्हें अभी स्पीड अप करना चाहिए। और इधर जिंग शाओ कहने लगते है कि डाओ मास्टर एक गधा है, तुम धूल खाओ कछुए। और तभी मूनन वहाँ से चीख कर कहने लगता है कि स्टॉप। जिंग शाओ का घोड़ा वहीं पर रुक जाता है और जिंग शाओ वहाँ से उड़ कर नीचे गिर जाता है। तभी ये देखकर सब लोग हैरान हो जाता है और कहने लगते कि ये सब क्या हो रहा है। उस लड़के ने जब उसे रोकने के लिए कहा तो वो घोड़ा रुक गया। इधर जिंग शाओ शॉक में होता है, तो वो सोचता है कि अभी अभी ये मेरे साथ क्या हुआ, और उसके बाद उस घोड़े को खींचने लगता है। कहते कि तुम यहाँ पर चैंपियन हो, कम ऑन अपने पिछवाड़ों को हिलाओ। मूनन को इधर तेजी से आता हुआ दिखता है और उसके बाद जिंग शाओ सोचता है कि अगर मैं इस घोड़े को यूज नहीं कर पाया तो मैं ये खुद डर कर इसे फिनिश करूंगा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं ये फिनिश लाइन को पार करूंगा और मैं जीत जाऊंगा। तभी मूनन वहाँ से चिल्लाकर कहते हैं कि उसे यहाँ पर वापस लाओ। फिर से वो घोड़ा जाकर उसे पकड़ लेता है। जिंग शाओ कहने लगते हे मुझे जाने दो, हे मुझे जाने दो, और मूनन उसे टक्कर देकर वहाँ से चले जाता है। और फाइनली वो मूनन वो रेस जीत जाता है। और उधर जिंग शाओ चिल्लाकर कहने लगते हैं कि कोई मुझे मदद करो, ये घोड़ा मुझे जाने नहीं दे रहा है। और वो लड़की उन बॉडीगार्ड को कहने लगते हैं कि तुम लोग यहाँ पर खड़े मत रहो, जाओ और जाके जिंग शाओ को मदद करो। उसके बाद वो
लोग जिंग शाओ को मदद करने के लिए जाता है और वो लोग थोड़ा पास जाकर कहते हैं कि ये घोड़ा बहुत ही पागल है, हम लोग उसके पास भी नहीं जा सकते हैं। उसके बाद मुनन की तरफ बंदूक तान देता है और कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारे वजह से हुआ। तुम्हें क्या लगता है कि जिंग फैमिली को ऑफेंड करने के बाद तुम अब से एक टुकड़ों में वापस जा सकते हो? ऐसा मत सोचो कि हम लोग एक पागल घोड़े से डर जाएंगे। फिर मुनन कहते हैं कि तो ऐसे केसों में मैं तुम्हारे लिए घोड़े को एक ग्रुप को बुलाता हूँ। और तभी वहाँ पर एक जून घोड़े दौड़ के आने लगता है और ये देखकर वो बॉडीगार्ड डर जाता है और कहते हैं कि मम्मी बचाओ, और वहाँ से भागने लगता है। और उस मैदान पे जितने सारे लोग होते हैं वो सभी लोग भागने लगता है और कहने लगता है कि हे कोई इस घोड़े को रोको। तभी वहाँ पर मास्टर जिंग आ जाता है और कहता है कि इसका हिम्मत हुआ ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट करने का। तभी वो लड़की मास्टर जिंग को कहते हैं कि मास्टर जिंग अब एकदम सही टाइम पर आए हैं, यही वो बास्टर्ड है जिसने ये सारा ट्रबल क्रिएट किया है। और तभी मास्टर जिंग को देखकर वो चोर डर जाता है और कहता है कि अरे बाप रे बाप, मैं तो ये उम्मीद ही नहीं किया था कि जियांगबई प्रोविंस का सबसे प्रसिद्ध मार्शल आर्ट मास्टर यहाँ पर आ जाएगा। और अफवाह तो यही है कि वो ट्विन ब्रदर से भी पावरफुल है। मुनन को चीख कर कहने लगते हैं कि ब्रदर नान, इस ओल्ड मैन से केयरफुल रहना। फिर मुनन कहते हैं कि रिलैक्स, एक बुरे आदमी से डरने की कोई जरूरत नहीं है जो नरक में जाएगा। फिर वो ओल्ड मास्टर मुनन को मारने के लिए आ रहा था और कहते हैं कि नॉनसेंस की तरफ बात मत करो। मुनन भी बचने के लिए अपनी पावर को इस्तेमाल करता है। उसके बाद मास्टर जिंग्स अपनी 8 ट्रिगम शक्ति को इस्तेमाल करता है और इसका रोशनी का तेज भी बहुत ज्यादा होता है। वो मास्टर कहने लगता है कि मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फेमस डाउ मास्टर जियांगबई के एक डरपोक पर्सन निकलेगा। तो तभी वो लड़की कहती है कि अभी तो तुम बहुत दिखा रहे थे, अभी क्या हुआ तुम्हें? हाँ? और वो चोर इधर ब्रदर को चिल्लाने लगता है। तभी मुनन की आंख से आग निकलने लगता है और वो 8 ट्रिगन पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है और उस मास्टर के मुंह से खून निकलने लगता है और वही जीवन पर गिर जाता है। और ये देखकर वो लड़की कहती है कि मास्टर जियांग। तभी मुनन कहते हैं कि अभी तुम्हारा बारी। उसके बाद सीन चेंज होता है और जियांग फैमिली कैसल को दिखाया जाता है। वहाँ पर एक आदमी कहता है कि मिस्टर जी कांग्रेचुलेशन, मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि आप मिंग एंड विन डायनेस्टी कैसल का ओनर है। दिव्य जानवर की आंख, ये जियांगबई में सबसे अच्छा बिल्डिंग है। मिस्टर जिंग कहता है कि नहीं ये एक सरल उपलब्धि है। फिर वो आदमी कहता है कि मुझे बताया गया था कि दिव्य जानवर की आंख को युवा मास्टर शाओ ने विदेश से लाया है। वो निश्चित रूप से बहुत ही टैलेंटेड यंग मैन है। तभी मिस्टर लिंग कहता है कि ये होंगू कहाँ है, मैं उसे पूरा दिन नहीं देखा। और तभी कोई दरवाजे पे नॉक करते दरवाजा तोड़ देता है और जिंग शाओ उन लोग के सामने आकर गिरता है। तो वो लोग कहते हैं कि यंग मास्टर जिंग शाओ। तो गाइस ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया, लेकिन तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और मेरे सेकंड चैनल को भी।